तो आप सभी को नमस्कार। मैं मयंक त्रिवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर बुंदेलखंड महाविद्यालय झांसी। गुड इवनिंग। जैसा कि आप अवगत हैं कि बुंदेलखंड महाविद्यालय झांसी के बीएड विभाग के द्वारा यह यूजीसी नेट की जेआरएफ की ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से विभिन्न विद्वत प्रोफेसर अपने ज्ञान से प्रकाशित करते हुए विद्यार्थियों को लगातार लाभान्वित कर रहे हैं। हमारी कक्षाओं में अभी तक डॉक्टर नितिन त्यागी सर, डॉक्टर रॉबिन सिंह सर, डॉक्टर अर्चना मैम, डॉक्टर चंचल मैम, डॉक्टर शशि तिवारी मैम जैसे विद्वत प्रोफेसर्स के द्वारा सभी विद्यार्थियों को ज्ञानवर्धक और परीक्षा केंद्रित कक्षाओं का लाभ मिला है सभी विद्यार्थियों को। तो आज उसी कड़ी में एक बार पुनः शोध के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन प्रदान करने वाले हमारे डॉक्टर नितिन त्यागी सर आ चुके हैं। मैं बुंदेलखंड महाविद्यालय परिवार के बीएड विभाग की ओर से आपका सर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप अवगत हैं, जो हमारे कुछ नए विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं, कि डॉक्टर नितिन त्यागी सर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं राजकीय रजा पीजी कॉलेज रामपुर में। सर का एक लंबा अनुभव रहा है। सर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के टॉपर रहे हैं, चाहे वर्तमान में जिस सेवा में हैं सर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर, इसमें भी सर ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की परीक्षा में टॉप किया था। सर ने पीजी टी में भी टॉप किया था। सर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में भी टॉप कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से की जाए, किस प्रकार से उस परीक्षा में न सिर्फ सफल हुआ जाए बल्कि सर्वश्रेष्ठ अंकों से सफल होकर के टॉपर कैसे बना जाए, वो सर बेहतर ढंग से जानते हैं। तो सर बेहतर ढंग से जानते हैं, तो अपने इस अथाह ज्ञान को सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए सर लगातार प्रयास कर रहे हैं। और आज हम देख रहे थे सर के पूर्व में भी कई क्लासेस अलग अलग जगह पर अलग अलग माध्यम से आप तक पहुंचते रहे। यूट्यूब में भी सर के पूर्व में कुछ बहुत स्तरीय कक्षाएं हैं। विशेष तौर पे शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए बहुत उच्च स्तर का मार्गदर्शन सर के द्वारा दिया गया है। तो उसी क्रम में आज सर शोध अभिवृत्ति विषय में अपनी पुराने क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज शोध अभिवृत्ति के विषय में आपको पुनः मार्गदर्शन देंगे। तो मैं अधिक विलंब न करते हुए डॉक्टर नितिन त्यागी सर से आग्रह करूंगा कि सर आप विद्यार्थियों को पुनः मार्गदर्शन प्रदान कर यूजीसी नेट साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में किस प्रकार से वे सफल हों, आप मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय डॉक्टर नितिन त्यागी सर। बहुत बहुत धन्यवाद मयंक सर, और पूरे बुंदेलखंड महाविद्यालय परिवार को, प्राचार्य को और प्रबंध समिति को, आप सभी शिक्षकों को जो इस पुनीत कार्य में लगे हुए हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मैं तो आपसे बार बार कहता हूं कि मुझे इस परिवार का सदस्य ही बना लो, तो बार बार फिर आपको स्वागत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर आप सदस्य बन चुके हैं, हम अपने परिवार के सभी अग्रजों का स्वागत ऐसे ही करते हैं। इसको आप एक औपचारिक रूप से लें। बिल्कुल। चलिए, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मुझे बताइए मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं है। हो रहा है सर। एक क्वेश्चन था। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते सर, एक 0.263 जो होता है, ये मेसोकोर्टिक, लेप्टोकोर्टिक और प्लेटिकोर्टिक में थोड़ा सा अंतर नहीं समझ में आ रहा था। 0.26 एनपीसी की, आपकी एनपीसी और एक ये छोटी सी स्टेट की क्लास आपकी बाद में होगी, वो है ना। तो ये मीजोकोर्टिक, लेप्टोकोर्टिक, ये सारे प्लेटोकोर्टिक, तीनों प्रकार के कोर्टोसिस आपको उसी क्लास में कवर हो जाएंगे आपके, है ना। बस केवल इतना बता दिए सर, जो 0.263 से ज्यादा होता है उसको प्लेटी में लेंगे कि लेप्टो में लेंगे? लेप्टो में लेंगे। प्लेटो तो कम हो जाएगी और 3 होगी ना, मीजो उसके बराबर होगी, लेप्टो ज्यादा होगी और प्लेटो कम होगी। ठीक है सर। हाँ, इस प्रश्न को कई पुस्तकों ने अलग अलग उत्तर दिया है। मैं समझ पा रहा हूँ अरविंद जी का प्रश्न जायज है, क्योंकि विभिन्न स्तरीय पुस्तकों ने इस पे अलग अलग उत्तर दिया है और ये प्रसिद्ध प्रश्न भी है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। बहुत बार ये मेरे जो आपका एक तो जो मेजर्स ऑफ शेप है, मैं एक लेक्चर उसके ऊपर मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर रखा है।
तो उसमें आपके सारे धुन क्लियर हो जाएंगे, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, वो उसमें हम कवर करेंगे। ठीक है सर ये अलग अलग बुकों में मतलब उसमें प्लेटी में दिखा रहा है कि 0.263 से ज्यादा होगा और लैपटॉप में दिखा रहा है 0.263 से कम होगा, तो यही कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। हाँ, तो अब आप उस लेक्चर का इंतजार कीजिए जो आज के 2 दिन बाद होगा, उसमें आपकी ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद सर। हाँ अरविंद जी मुझे लगातार फोन करते रहते हैं, मेरे मित्र हैं। चलिए, ये आपको स्क्रीन विजिबल है सर सभी को? स्क्रीन दोबारा शेयर कर दीजिए। सर स्क्रीन दोबारा शेयर कर दीजिए। अच्छा, विजिबल नहीं है अभी, 1 मिनट, मेरे इधर से तो विजिबल है। नहीं सर, अब हट गई है, दोबारा सर शेयर कर दो। मैं करता हूँ। क्लियर है? यस सर। तो जो पिछला हमारा लेक्चर था, मयंक सर क्लियर है, विजिबल है स्क्रीन? जी सर, जी सर, क्लियर है। हाँ, तो जो पिछला लेक्चर था हमारा हाइपोथेसिस का, वो एक ये दिलचस्प मोड़ पे खत्म हुआ था कि एक वाकया था जिसमें एक लड़के ने एक लड़की को शादी के लिए प्रपोज किया और लड़की ठहरी स्टैटिक्स की जानकार, उसने उसी तरह से जवाब दिया स्टैटिक्स में और वो आया हम सबके पास। तो कृपया कोई अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, कोई भी एक जो मेरे साथ बातचीत करना चाहता हूँ, मैं कोई ज्यादा प्रश्न नहीं पूछूंगा, बस केवल बातचीत के लिए अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, कोई भी। जी सर। यस सर। हाँ, नाम बताइए अपना। सर हार्दिक। सर प्रियंका। हाँ, प्रियंका। प्रियंका, तो पिछले लेक्चर में प्रियंका हमने डिस्कस की थी कि दो तरह की मूल रूप से 2 तरह की हाइपोथेसिस से हमारा पाला पड़ता है, एक तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, दूसरी नल हाइपोथेसिस। तो जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको रिसर्च हाइपोथेसिस भी Yes, कहते हैं। तो जो नल हाइपोथेसिस है वो रिसर्च हाइपोथेसिस में नोट लगाकर, नहीं शब्द लगाकर टिपिकली बनाई जाती है। तो जब नल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो जाती है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट हो जाती है, और जब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है, यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो हमने 2 प्रकार की हाइपोथेसिस की बात करी थी, और नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में 2 ही प्रकार की हमसे गलतियां होती हैं, टाइप 1 एरर जिसको अल्फा एरर भी कहते हैं, और टाइप 2 एरर जिसको बीटा एरर भी कहते हैं, है ना। तो टाइप 2 एरर, टाइप 1 एरर होती है फॉल्स पॉजिटिव यानी असत्य धनात्मक, यानी आपने नल हाइपोथेसिस सत्य थी, ट्रू थी नल हाइपोथेसिस, लेकिन फॉल्सली उसको रिजेक्ट किया गया और आपकी अल्टरनेटिव या रिसर्च हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई। तो ये आपने कर दी थी टाइप 1 एरर। टाइप 2 एरर क्या थी? टाइप 2 एरर थी कि जब हम नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही थी, हमसे गलती हुई और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो हमने टाइप 2 एरर कर दी है। ठीक है, ठीक है प्रियंका? यस सर। हाँ, यस सर। पिछली क्लास में आप थी, पिछली क्लास में थी आप? यस सर। यस सर। हाँ, तो पिछली क्लास में आप थी, तो अब बताइए, इस लड़की ने जवाब दिया था, तो आपके हिसाब से क्या जवाब देके चली गई? लड़की ने इससे कहा आई फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, लड़की मुस्कुराई और चल दी। अब ये बेचारा पशुपेश में पड़ा हुआ, फटाफट बताइए, फिर डिस्कशन करते हैं। कोई और साथी बताना चाहेगा तो उसका भी स्वागत रहेगा। हाँ सर इस लड़की का जवाब था हाँ। हाँ, अच्छा ठीक है प्रियंका, ये आपका जवाब हुआ। कोई और साथी, बस आप म्यूट कर लीजिए, कोई और साथी आए अखाड़े में, बताइए, मैदान में आ जाओ। सर बट ये नल हाइपोथेसिस को मतलब रिजेक्ट करने से मना कर रही है, तो नल हाइपोथेसिस का मतलब तो नाम ही हो गया ना, तो वो उसको एक्सेप्ट कर रही है तो वो मना कर रही है ना फिर। एक्सेप्ट कर रही है उसको, नल हाइपोथेसिस को? जी अच्छा, आपका शुभ नाम? सर चंचल शर्मा। अरे चंचल, मुझे दिखाई जी नहीं देता। अच्छा ठीक है, चंचल ने नहीं कहा, हाँ कहा। बस 2 और कोई बच्चे जवाब दे दीजिए, फिर आगे चलते हैं। सर वो नल accept नहीं हाइपोथेसिस कर को रही है। रिजेक्ट किया। अच्छा, यानी उसका जवाब ये लो भाई, नहीं है, है ना? जी सर। किस किस ने बताया ये? सर प्रिया। यस सर।
अच्छा प्रिया, और दूसरे कौन है? हसन। कौन? हसन सर, हसन। अरे हसन, मुझे लगा था हसन हो। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब मेजोरिटी आप में से कह रहे हैं कि वो लड़की नहीं कह के गई है, यानी उसने उस लड़के का जो प्रपोजल था उसको रिजेक्ट कर दिया, आप ये कहना चाह रहे हैं। क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, तो बात करते हैं थोड़ी सी आगे। तो आप सभी के जिन्होंने नहीं में उत्तर दिए हैं, सभी के उत्तर सही हैं। म्यूट कर लीजिए खुद को। सभी के उत्तर सही हैं। यस सर। हाँ सर बिकॉज नल हाइपोथेसिस बिल्कुल। और रिजेक्ट ये दोनों निगेटिव टर्म से कट जाएंगे और फिर प्लस वही बाकी रहेगा। मतलब इंटरनेट छान दिया गया है। ये अपने आप को म्यूट कर लीजिए। आई फेल टू रिजेक्ट। तो आई फेल टू रिजेक्ट, यदि आप किसी से सामान्य तौर पर कहें कि मेरे से कोई सामान मैं किसी सामान को रिजेक्ट करने में फेल हो गई हूं या हो गया हूं, तो इसका मतलब आप उसको फेल करने में रिजेक्ट हो गए, तो इसका मतलब आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है ना। तो ये उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, यानी स्वीकार कर लिया। इसको नल हाइपोथेसिस को। आई फेल टू रिजेक्ट, केवल 1 2 3 4 इन 4 शब्दों में बहुत गहरी बात छिपी हुई है। अब मैं आपसे बता दूं जरा क्या गहरी बात छिपी हुई है और उस प्रश्न को पूछने का मकसद क्या था। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू के दौरान एक अभ्यर्थी से, और अभ्यर्थी धड़ाम से गिर गया था क्योंकि वो इन टर्म्स को समझ नहीं पाया। तो जो टाइप 2 एरर है, टाइप सेकंड एरर, जिसको बीटा एरर भी हम कहते हैं, वो उसका नाम ही दूसरा ये होता है, फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। उसको कहते ही यही है, फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो यदि आपसे पूछा जाए कि टाइप 1 एरर क्या है, तो आप कहते हैं कि ट्रू नल हाइपोथेसिस थी, उसको फाल्सली रिजेक्ट कर दिया गया। और तो टाइप 2 एरर क्या है, तो आप कहेंगे कि फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। मैं इस वर्ड पर बहुत ज्यादा जोर डालना चाहता था क्योंकि भविष्य में, आज तो नेट का एग्जाम है, लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम देंगे, इंटरव्यू देंगे, अच्छी अच्छी जगह इंटरव्यू देंगे, तो जो आपसे घाघ लोग मिलेंगे रिसर्च के जानकार, वो आपके मुंह से ये शब्द सुनना चाहेंगे टाइप 2 एरर के बारे में। तो टाइप 2 एरर के को सामान्य तो सीधे शब्दों में तो हम ऐसे कहते हैं कि जी त्रुटि जो 1 है, अल्फा एरर है, वो तो तब होती है जब नल हाइपोथेसिस अस्वीकृत हो रही थी, रिजेक्ट हो रही थी, लेकिन हमने उसको स्वीकार हो रही थी, हमने उसको अस्वीकार कर दिया, टाइप 1 एरर होगी। टाइप 2 एरर तब होती है जी जब हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं जबकि वो रिजेक्ट होनी थी, तो ये टाइप 2 एरर होती है। हम ऐसा बोलते हैं ये बिल्कुल सही है, ये इसमें कोई भी कुछ गलत नहीं है, लेकिन रिसर्च के अच्छे जानकार होने का आपको पता कैसे चलेगा। तो मैं आपसे अपने जीवन के अनुभव बता रहा हूँ, इंटरव्यू के अनुभव बता रहा हूँ कि कुछ चीजें जो आपके मुंह से निकलती हैं वो आपकी क्वालिटी को बता देती हैं। तो आंसर आपका पहले वाला भी सही था जो मैं बताया था कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होनी थी, गलती से उसको हमने स्वीकार कर लिया, हमने टाइप 2 एरर कर दी। लेकिन आप कहेंगे कि सर टाइप 2 एरर मींस फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ओहो, वो बहुत खुश होंगे कि अच्छा इससे ये टर्म पता है, टेक्निकल टर्म, फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस का मतलब एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस, ये इसका मीनिंग है। तो याद रखना है ये टेक्निकल टर्म है, इसको ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये ही महत्वपूर्ण है। तो फेल टू रिजेक्ट का मतलब हो गया उसने स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट। जब ये लड़का इसको प्रपोज करना आया होगा तो इसकी रिसर्च हाइपोथेसिस जो होगी वो ये होगी कि जो भी इसका नाम होगा, तनु मनु, मैं लिख देता हूँ ऐसे ही, कोई दिल पे ना ले अपने, तनु शादी के लिए तैयार है या मुझसे शादी करना चाहती है, कुछ भी था वो पॉजिटिव, वो संबंध देख के चल रहा है, करना चाहती है, शादी करना चाहती है। और इसने नल हाइपोथेसिस इसकी क्या बनेगी, इस रिसर्च हाइपोथेसिस की, तनु मुझसे शादी नहीं करना चाहती है, नहीं वर्ड आएगा ना, करना चाहती है। अब ये 2 हाइपोथेसिस थी, इस लड़की को पता था कि मेरे संबंध में 2 ही हाइपोथेसिस बनी होंगी, कि या तो ये सोच के आया रिसर्च हाइपोथेसिस में, तो ये सोच के आया कि तनु शादी करना चाहती है, तो ये सोच के आएगा रिसर्च हाइपोथेसिस, उसी के वसीभूत होकर ये डायमंड रिंग खरीद लाया और मुझे प्रपोज करने चला आया। इसकी नल हाइपोथेसिस है तनु मुझसे शादी करना नहीं चाहती है, ये है।
तो इसने ये नल हाइपोथेसिस को इसने कहा आई फेल टू रिजेक्ट, यानी इस लड़की ने कहा कि ये जो भाई आपकी नल हाइपोथेसिस थी, तनु मुझसे शादी नहीं करना चाहती है, मैं इसको फेल करने में, रिजेक्ट करने में, सॉरी आई फेल, मैं फेल हो गई हूँ इसको रिजेक्ट करने में। तो इसका मतलब एक्सेप्टिंग, तो इन 4 वर्ड की जगह एक्सेप्ट लिख सकते हो। आई फेल टू रिजेक्ट इन 4 वर्ड की जगह एक अकेला वर्ड एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। तो मैं इसका मतलब मैं इस नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करती हूँ, और मैं जो तुम ये सोच रहे हो एक नल हाइपोथेसिस जो है तनु मुझसे शादी करनी नहीं चाहती है, तो मैं यही वाली बात सही है। तो इसने, जिसका मतलब लड़की ने इससे स्टैटिकली मना कर दिया, नहीं था उसका जवाब, और वो वहां से चलती बनी। जो उसका वो मुस्कुराना था वो डिस्ट्रैक्टर था आप लोगों के लिए, है ना, कि मुस्कुराने पे मत जाना, मुस्कुराहट के पीछे कुछ और भी छिपा हो सकता है जवाब। चलिए, तो वो थी बात हमारी। अब बात, तो ये हाइपोथेसिस में मैं समझता हूँ कि आप कहीं से भी पढ़ लेंगे, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, ये नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या रिसर्च हाइपोथेसिस, ये कभी नहीं भूलोगे आप। एक छोटा सा डिस्कशन पिछला रह रहा है, उसको कर लेते हैं पूरा, उसी से जुड़ा हुआ। तो हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करी थी, और हमने लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस की बात करी थी, हमने क्रिटिकल रेशो की बात करी थी। 3 चीजों की बात करी थी जो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने से जुड़े हुए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। यही है वो जो नल हाइपोथेसिस जिनके आधार पर रिजेक्ट होती है नल, इसको अल्फा कहते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को। तो मैंने बताया था आपसे कि यदि आपके लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस 99% है, यानी आप इतने आश्वस्त हैं, 95% आप आश्वस्त हैं, तो 99 पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा आपका 1% या 0.01%, 0.01 है ना, परसेंट लगा दो, और ये 5% या 0.05 होगा। ये आपके 2 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हैं। लेकिन रिसर्च में 2 और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस माने जाते हैं, 0.001 और 0.005, यानी इनसे भी ऊपर के। तो मैं अभी जरा 1 मिनट के लिए ये खोल लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट का व्हाइट बोर्ड। विजिबल है हसन व्हाइट बोर्ड? यस सर। हाँ, तो देखो हमारा ये 99% कॉन्फिडेंस लेवल है, और ये 95% कॉन्फिडेंस है। इस पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा जिसको कहते हैं वो 1% या कोष्टक में लिख रहा हूँ 0.01 होगा, इस पे 5% या 0.05 होगा, ये होगा। तो ये 2 लेवल मेनली यूज होते हैं, लेकिन इनके इतर 2 लेवल और है 0.001 और 0.005। ये और भी अच्छे और शुद्ध स्तर माने जाते हैं, लेकिन इनका उपयोग विज्ञान विषयों में मुख्य रूप से किया जाता है, जहां ज्यादा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रिसर्च किए जाते हैं, बहुत सारी चीजें कंट्रोल होती हैं। इतनी शुद्धता तभी आ सकती है, हमारे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में नहीं आ सकती। तो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट के लिए 0.01 और 0.05 ये 2 ही लेवल यूज किए जाते हैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए। तो ये 2 और लेवल हैं, इनका भी पता होना चाहिए। जैसे इसमें 0.01 पर तो वैल्यू होती है 2.58 और 0.05 पर होती है 1.96 होती है। ऐसे ही 0.0 इस पे लगभग होती है 2.33 और इस पे लगभग 1.65 होती है, जो CR होती है, क्रिटिकल वैल्यू, जिस पर हम अपनी T वैल्यू या जो भी स्टैटिक्स हमने यूज करी है उसकी वैल्यू को कंपेयर करते हैं, वो ये मान होते हैं इनके। ये भी आपको एक अच्छे रिसर्चर के रूप में आपको ये याद रखने पड़ेंगे, है ना। तो इनको बताने का मकसद यही था एक तो कि भाई ये 2 लेवल और हैं। कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अधिक शुद्ध है, और उसमें ऑप्शन होंगे 0.05, 0.01, 0.001, 0.005। सबसे अधिक शुद्ध लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कौन सा है? तो कौन सा है, कोई बता दीजिए। क्लियर है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, कोई भी बता दीजिए एक साथी। 0.001। वेरी गुड, ये सबसे शुद्ध है। नहीं, बस यही है, ज्यादा डिस्कशन नहीं करते भाई। ये इसमें तो केवल 1%, 0.001% ही तो गलती की संभावना या 5 है, तो इसका मतलब ये ज्यादा शुद्ध है ना। इन दोनों में यदि कहा जाए कौन ज्यादा शुद्ध है, तो इन दोनों में केवल ये 0.01 शुद्ध है, ज्यादा मतलब ज्यादा अच्छा माना जाता है। क्योंकि इसलिए माना जाता है क्योंकि त्रुटि होने के चांसेस कम है ना, इसीलिए, है ना। तो ये इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये कि भाई ये 4 लेवल हैं, और 0.01 हम तो रिसर्च अपने ह्यूमैनिटीज में 0.05
और 0.01 ही यूज करते हैं। ये दो अत्यधिक शुद्धता वाले अनुसंधानों में प्रयुक्त होते हैं, अपने में करते नहीं है। लेकिन इनका ज्ञान होना चाहिए कि ज्यादा शुद्ध है, और कई बार ऐसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा 0.05, 0.01 तथा 0.005 और 0.10। निम्न में से शुद्धता का कौन सा स्तर सबसे अधिक शुद्ध है? तो कोई साथी बताए अनम्यूट करके। 0.005 सर। नाम बताइए अपना। सर विजय हूँ। हाँ विजय, अरे वाह विजय, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही उत्तर है। तो इनमें देखो ये ज्यादा शुद्ध है, दशमलव के भी 2 अंकों तक की और शुद्धता लेके चल रहे हो आप, तो ये वाला स्तर अधिक शुद्ध है। साथियों ये जो मैंने लिख दिए हैं 2 चीजें, ये अपने आप में कई बार बड़ी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न आए हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी परीक्षाओं में प्रश्न आए, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि वो ये पूछ सकता है कि कौन सा स्तर अधिक शुद्ध है। तो एक तो ये बात हुई। दूसरा ये कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है। तो मैं टेक्निकली आपको बताना चाहूंगा कि आपको ये किताबों में नहीं मिलेगा, ये बहुत लंबे रिसर्चेज और अध्ययन का परिणाम है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इनको नोट कर लें। ये है, एक तो इसका अर्थ होता है एरर टॉलरेंस कहते हैं इनको, है ना। एरर टॉलरेंस, टॉलरेंस मतलब सहन करना, तो कितनी त्रुटि हम सहन कर रहे हैं, तो वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का एक तो नाम हो गया ये। और दूसरा हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 1 एरर, ये भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का दूसरा नाम है। तो ये टेक्निकल बातें हैं दोनों, जो किताबों में नहीं मिलती और अक्सर पूछ ली जाती हैं। फिर ऐसा लगता है कि यार हमने तो ये पढ़ लिए थे, फिर ये क्वेश्चन कैसे रह गए। तो इसे एक बार मैं क्लियर करके और हम आगे चलते हैं कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को एरर टॉलरेंस क्यों कहते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 1 एरर क्यों कहते हैं। भाई मान लो आप कोई रिसर्च करना शुरू किया और आपने कहा कि मेरा तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 95%, वो मेरा तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस 95% है। तो इसका मतलब 5% आप क्या कह रहे हो, ये क्या कहना चाहते हो? 5% क्या है ये 5% विजय? सर ये तो एरर है। एरर है, तो ये बस यही वो एरर होती है, यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%, 1% ये जो लिखी हुई है, ये रिसर्च में हमसे जो एरर होती है। जैसे मैंने उस दिन डिटोल का एड का एक बताया था, डिटोल का एड टीवी पर आता है और वो कहते हैं मारे 99.99% जर्म्स को, तो यानी वो ये मान के चल रहे हैं कि भाई हम, हाँ। और ये जो एक मजे की बात बता दूं कि 2017 का ये एड था, मैं यूट्यूब पर एक दिन देख रहा था, कुछ ऐसी कुछ और ढूंढ रहा था, ये मुझे हाथ लगा 2017 में उसने ये ऐड किया था, 99.99% जर्म्स बैक्टीरिया और वायरसेस को मारे, ऐसा इसमें ऐड में था। अच्छा, अब ये यदि 100% कह देते 100%, तो इसका मतलब 99.99 से ऊपर बढ़ते कह रहे हैं कि मारे 100% जर्म्स और बैक्टीरियाज को या वायरसेस को। तो 2020 में आया था भैया कोरोना वायरस, तो इन पे हो जाता मुकदमा कि भाई तुम तो कह रहे थे कि 100% वायरस और बैक्टीरिया को मारे, लेकिन ये कोरोना वायरस तो नहीं मर रहा आपके यहाँ से। तो चूंकि ऐसे कुछ इन्होंने बहुत शुद्धता के साथ डिटोल बनाया, लेकिन इन्होंने माना कि इस डिटोल से जरूरी नहीं है कि सब मर जाएंगे, 1% ऐसे हैं वायरस जो खतरनाक है या हमारे इसमें जो केमिकल है उनसे ना मर पाते हो, तो सब मान के चलते हैं कि बनाने में कोई त्रुटि हो सकती है, इनके केमिकल की वजह से कुछ सीमाएं लिमिटेशंस हो सकती हैं, तो सब मान के चलते हैं कि वो त्रुटि हम इतनी सहन कर सकते हैं इसमें 1% वाली। तो ऐसे ही हम रिसर्च में भी मान के चलते हैं कि भाई 95% तो हम श्योर हैं, लेकिन 5% हमसे गलती हो सकती है। ये गलती क्या हो सकती है? रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस फाल्सली, ये गलती वो ये कह रहा है। तो यही तो यहाँ हमने बात कही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 1 एरर, यानी भाई 95% तो हम श्योर हैं, 95% जो हमने काम किया है उसी का प्रभाव वेरिएबल्स के ऊपर पड़ा है, और जो रिजल्ट आए हैं वो पूरी पॉपुलेशन पर 95% विश्वास के साथ लागू किए जा सकते हैं, ये बात हमने यहाँ कही थी। तो 5% किसी ने कहा कि भाई 95% को ये 5% कहा गए, तो आप कहेंगे कि ये 5% ऐसा हो सकता है कि जो हमने नल हाइपोथेसिस बनाई थी वो सही होगी, लेकिन हमने गलती से अस्वीकार की होगी। 95% ठीक प्रकार से अस्वीकार की है, तो हम ये कहते हैं। तो चूंकि ये बातें हम नल हाइपोथेसिस के बारे में कहते हैं, इसीलिए इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 1 एरर भी कहते हैं। ये थोड़ी सुनने में अभी जब मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा उलझन लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, और चूंकि
मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में इनको सुना, देखा, बहुत लोगों के मुंह से सुना कि इंटरव्यू में पूछा गया, तो मेरा ये दायित्व बना कि भाई ये मैं छोड़ के नहीं चल सकता, आप लोगों के कान में ये शब्द पढ़ने चाहिए, एरर टॉलरेंस और प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 1 एरर। तो ये है भैया। और एक किसी साथी का सवाल था कि जी 5% और 1% क्यों लेते हैं हम 98.3 क्यों नहीं ले सकता मैं, किसी ने शायद उस दिन किया था, तो मैंने तो जवाब इसका वहीं दे दिया था वैसे, पर मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार और कि भाई रिसर्चर्स ने और जो शोध विशेषज्ञ उन्होंने ये माना कि भाई ह्यूमैनिटीज में 2 ही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होनी चाहिए जिससे यूनिफॉर्मिटी रहे, 95% और 99% वाला, और लेवल ऑफ वही 5% और 1% बन जाएगा कि भाई ये 2 ही रखो। तो दुनिया भर के रिसर्चर्स इन्हीं को लेंगे और फिर इन्हीं से जो है तुलना हो सकती है। तो इन्हीं 2 में भी रिसर्चर्स 95% ही लेके चलते हैं। आप सब जो लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो सोशियोलॉजी से हैं, जो पॉलिटिकल से हैं, मैं सबसे बता दूं कि अगर आप ऐसा रिसर्च कर रहे हैं जिसमें आपको नल हाइपोथेसिस बनानी पड़ रही है, कोई सर्वे कर रहे हैं इस तरह का, तो उसमें आपको 95% ही लेवल लेना है। इसी लेवल को लिया जाता है क्योंकि जो कम से कम हाइपोथेसिस एक इस लेवल पे आपकी रिजेक्ट हो जाए, और इस पर रिजेक्ट हो जाएगी तो आप मान लेंगे कि ठीक है हमारा, हमें जरूरी नहीं कि हमें 99% वाले पे हो तभी हम मानेंगे। तो आप सब भी अपने रिसर्चेज में 95% ही लेकर चलना, यही ठीक माना जाता है, सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला यही लेवल है। तो एक तो ये बात हुई एक रूपता लाने के लिए, है ना, कि भाई रिसर्चेज में यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। दूसरा, अभी हम बात करके आए हैं कि देखो 0.001 होते हैं, 0.005 भी होता है, और ये हम 0.01 0.05 तो हम बात कर ही रहे हैं अपने, है ना। तो ये यदि आप लेवल जितने ऊंचे रखोगे, जितने भी ऊंचे रखोगे, तो एक प्रकार की त्रुटि कम होगी और दूसरे प्रकार की त्रुटि अधिक होनी शुरू हो जाएगी। तो इसे कहते हैं ट्रेड ऑफ बिटवीन लो एंड हाई लेवल ऑफ, ये सॉरी गलत लिखा गया, ट्रेड ऑफ बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। तो टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर को नियंत्रित करने के लिए भी हम इन 2 ही लेवल को लेते हैं, क्योंकि इन पे संभावना कम होती है दोनों प्रकार की त्रुटि करने की। तो आपके 2 उत्तर हुए इन लेवल को लेने के लिए कि जी रिसर्च में 5% और 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्यों लेते हो, तो बताना कि सर एक तो यूनिफॉर्मिटी हो जाती है, पूरी दुनिया के रिसर्चर्स यूनिटीज में इसको लेते हैं, आसानी से एक दूसरे के रिसर्च की तुलना की जा सकती है, एक दूसरे के जो परिणाम है उनको जनरलाइज किया जा सकता है। और दूसरा ये है कि ये 4 लेवल होते हैं मेनली, कि 0.001, 0.005, 0.01, 0.05। अब ये ज्यादा अधिक शुद्ध हो गए, यदि इतने शुद्धों को यूज करेंगे तो टाइप 2 एरर होने की, वो मैं अभी बताता हूँ आपको कैसे होती है, संभावना बढ़ जाएगी। तो उनको नियंत्रित करने के लिए इन्हीं 2 लेवल को लिया जाता है। इन पर टाइप 1 और टाइप 2 एरर होने की संभावनाएं कम होती हैं, तो इसीलिए ये वाले लेवल लिए जाते हैं। तो ये इसके पीछे कारण था। अब मैं एक और कॉन्सेप्ट, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा साथियों, और वो जो यहाँ साथी कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा वाले जुड़े हुए हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है कि एक बहुतायत में प्रश्न आता है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तथा टाइप 1 और टाइप 2 एरर में क्या क्या संबंध है। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत प्रश्न आते हैं, टाइप 2 एरर में रिलेशन क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के घटने बढ़ने का टाइप 1 और टाइप 2 पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलो इसको समझ लेते हैं साथियों। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम ये 0.01 और 0.05 ये 2 हम लेकर चले हैं, और हम ये बता ही चुके हैं कि 0.001 और 0.005 हम नहीं लेते हैं, अत्यधिक शुद्ध होते हैं, इन पर त्रुटियां एक प्रकार से ज्यादा होती चली जाती हैं, तो इनसे बचने के लिए भी इनको लेते हैं। अब ये 2 लेवल हैं हमारे, अब किसको बढ़ने से त्रुटि कम होगी और किसको बढ़ने से टाइप 1 एरर ज्यादा होगी, ये वाली तो हम एक टाइप 1 एरर से ही समझेंगे, और आप कभी इसको भूलना मत, एक से आप याद रखेंगे। एक उदाहरण मैं दूंगा, उससे सारी चीजें हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगी। तो एक प्रश्न आता है कि यदि एक शोधकर्ता अपने शोध में प्रारंभ में 0.05 सार्थकता का स्तर चुनता है, परंतु बाद में वह 0.011 स्तर पर अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करता है, शोधकर्ता द्वारा इस शोध में किस प्रकार की त्रुटि की गई है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, बहुत गहरे, इंटरव्यू में भी पूछ लिए जाते हैं। तो इनके लिए हम याद रखेंगे, या हमें याद रखना है। मयंक भाई आवाज आ रही है क्लियर? जी सर। हाँ, मैं जो महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ वो अपने लंबे एकेडमिक जो है एक्सपीरियंस से और अपनी जो चीजें मैंने जैसे याद करता था मैं उससे बता रहा हूँ। टाइप 1 एरर
को कम करना चाहते हैं हम अपने रिसर्च में। टाइप 1 एरर, यही तो खतरनाक हमारे कई बार हो जाती है कि भाई जैसा एक किसी स्टूडेंट ने उस दिन पूछा भी था कि जी हम अपनी अच्छा रिसर्च तो तब होगा जब हम हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, है ना। तो टाइप 1 एरर ही तो होती है कि हमारे मन में दबी इच्छा होती है कि हम अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें और हम जो करना चाह रहे हैं उसको दिखाएं, हमने ये काम किया, है ना। तो टाइप 1 एरर को कम करना चाहते हैं, कम। तो 1 है टाइप 1, और यहाँ लेवल में भी क्या आ रहा, सिग्निफिकेंस में 1 आ रहा। तो यानी यदि टाइप 1 एरर को कम करना चाहते हो तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.01 रखना चाहिए। ये बात कहीं लिख लेना, बाद में नोट्स भी मिल जाएंगे, मैं भी आपको बता दूंगा। तो यानी 0.01 पर टाइप 1 एरर कम होती है। तो इसका मतलब अपने आप इसकी अपोजिट बात ये हो गई कि 0.05 पर कौन सी एरर के चांसेस ज्यादा होते हैं, टाइप 1 के ज्यादा, और कम किस पर होते हैं, टाइप 1 पर, और इस पर 0.01 पर होते हैं। तो ये याद रखने की जरूरत है कि नितिन सर ने लेक्चर में बताया था कि हमें एरर को कम करना होता है। हमारा यही तो प्रयास होता है कि एरर कम होनी चाहिए। तो कम वर्ड लिखो और टाइप 1 एरर को लिखो। तो टाइप 1 बोल रहे हैं, 1 और 1 इस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मारा। तो इसका मतलब यदि टाइप 1 एरर आप अपने रिसर्च में कम करना चाहते हैं तो आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.01 रखना चाहिए। तो 0.05 क्यों नहीं रखना चाहिए सर? तो 0.05 इसलिए नहीं रखना चाहिए, उस पर टाइप 1 एरर ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। और टाइप 1 एरर सर होती क्या है जो ऐसे चांसेस होते हैं? तो वो ये होती है, कंप्यूटर का छात्रों की उपलब्धि पर उपलब्धि बोले तो अचीवमेंट, है ना, उपलब्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये थी भैया हमारी नल हाइपोथेसिस थी हमारी। इसके एरिया से बाहर जा रहा है, हाँ। तो ये थी हमारी नल हाइपोथेसिस, है ना। कोई रिसर्चर ये देखना चाह रहा था कि कंप्यूटर से यदि पीपीटी के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से यदि मैं छात्रों को कोई पाठ पढ़ाऊं तो क्या उनकी अचीवमेंट बढ़ेगी। तो उसकी रिसर्च हाइपोथेसिस क्या बना के चलेगा, वो अपनी शोध परिकल्पना, कंप्यूटर से पढ़ाने पर छात्रों की उपलब्धि बढ़ेगी या कंप्यूटर का छात्रों की उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव पड़ेगा। इस तरह के वर्ड करके हम रिसर्च हाइपोथेसिस बनाएंगे। तो उसकी नल हाइपोथेसिस क्या बनेगी, छात्रों, कंप्यूटर का या कंप्यूटर द्वारा शिक्षण का छात्रों की उपलब्धि पर कोई प्रभाव नहीं, वर्ड आ गया, नल हाइपोथेसिस बन गई, पड़ता है, ये बना लिया हमने। अब यदि ये नल हाइपोथेसिस ठीक थी, ट्रू, और हमने इसको रिजेक्ट कर दिया तो हमने नल टाइप 1 एरर कर दी। ये ट्रू थी कि कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था कंप्यूटर से पढ़ाने का, और हमने फिर भी जो है इसको रिजेक्ट कर दिया तो टाइप 1 एरर कर दी। और यदि हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो टाइप 2 एरर कर दी, फेलिंग टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, है ना। अब इसको समझते हैं कैसे भाई। 0.01 और 0.05, 0.01 पर क्रिटिकल रेशियो का मान होता है 2.58, और इस पर कितना होता है 1.96 होता है CR, क्रिटिकल रेशियो, जो कि किताबों के पीछे सारणियां हैं हेरिस्टेटिक्स की होती है, उसमें हेरिस्टेटिक्स के लिए अलग होता है। ये टी के लिए है मेन, ये मान जो है टी टेबल। यदि हम किसी रिसर्च में 2 समूह ले रहे हैं और उनकी तुलना कर रहे हैं तो टी टेस्ट लगता है 2 समूह के मध्यमान की तुलना करने के लिए। तो टी टेस्ट की टेबल जो किताबों के पीछे लगी है, ये होता है मान इनका 0.01 पर ये और इस पर ये होता है। अब मान लो कोई रिसर्चर 2 उदाहरण से समझते हैं। ये चंचल को ले लेते हैं एक तो, और एक ले लेते हैं, कोई साथी अभी बोला था हसन। लो, मान लो चंचल ने तो लिया अपने रिसर्च में 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसको अल्फा कहते हैं, और हसन ने लिया 0.01। अब उदाहरण के लिए हाइपोथेटिकल एक वैल्यू मान लेते हैं टी की। मान लो टी की वैल्यू आई थी 2.25 आई, मान लो। अब इससे समझते देखो कैसे गलती होती है और किस लेवल को बढ़ाने से कौन सी त्रुटि होने की संभावनाएं कम होती हैं, ज्यादा होती हैं, ये देखते हैं। चलो, अब चंचल ने 0.05 लिया और इसका था मान 1.96 CR, क्रिटिकल रेशियो इस पे होना चाहिए था, है ना। अब चंचल की जो टी की वैल्यू आई, वो टी की वैल्यू कितनी आई, टी इज इक्वल टू आया 2.25। तो इसका मतलब चंचल के यहाँ इस पर ये नल हाइपोथेसिस क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, नल हाइपोथेसिस आसानी से।
आसानी से रिजेक्ट हो गई, कम मान था, ये फिर भी रिजेक्ट हो गई, है ना। लेकिन इस पर हसन के इस पर देखते हैं, इसका CR क्रिटिकल रेशियो मान जो टेबल में होता है तो 0.01 का वो है 2.58। हसन ने जब ये लेवल लिया 0.01 यानी अधिक शुद्ध 0.01 लेवल लिया 2.58, उस पे ये जो है ये टी की जो वैल्यू थी ये कम रह गई, तो नल हाइपोथेसिस क्या हुई, रिजेक्ट हुई, एक्सेप्ट होने के चांस कम हुए। तो ये ये था 2.58 CR क्रिटिकल रेशियो, और ये टी की जो ऑब्टेन्ड वैल्यू थी 2.25 थी। हाँ, तो ये जो 2.25 है ये 2.28 से 25 से ये है कम। और जब हमारी ये ऑब्टेन्ड वैल्यू जो हमने अपने रिसर्च में निकाली है कैलकुलेशन करके, ये टेबल वैल्यू से, इस वाली वैल्यू से CR से कम होती है, तो नल हाइपोथेसिस को क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ शुद्धता अधिक है इस वाले स्तर पे, तो ये जितना ये ज्यादा होगा जल्दी से कोई हाइपोथेसिस एक्सेप्ट नहीं हो सकती कोई जल्दी से, और जितना ये कम होगा उतनी आसानी से नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है, उतनी आसानी से। तो इन दो लेवल पर ये दो प्रकार की त्रुटि हैं। और ये यहाँ से एक और बात निकल के आती है कि भाई यदि ये क्वेश्चन इंटरव्यू का भी है और इसका भी है, रिटन का भी है, कि भाई यदि एक हाइपोथेसिस 0.05 लेवल पर अस्वीकृत हो रही थी तो क्या वह 0.01 स्तर पर भी स्वीकृत होगी, अस्वीकृत होगी, क्या होगा, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है। तो ये याद रखना, इसी से याद रखना, कोई अपने मन में हाइपोथेटिकल वैल्यू बना लेना, रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये ऑब्टेन्ड वैल्यू बना लेना एक अपनी, t = 2.25 अपने आप ये याद रखनी है। और एक तो वैल्यू होती है 9.6, ये याद रखनी पड़ेगी, एक वैल्यू होती है 2.58, ये भी आपको रटनी पड़ेगी, तो याद रखनी पड़ेगी। तो अब आप देखो एक ऐसी हाइपोथेटिकल बना लेना, अब ये जो था t का मान ये इससे तो ज्यादा है, तो नल हाइपोथेसिस यहाँ तो रिजेक्ट हो रही है, लेकिन हम नहीं कह सकते कि अब उस पर अगले वाले लेवल पे भी एक्सेप्ट होगी, है ना। तो क्योंकि उससे कम है तो वहां पे तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है, इस वाले पे 1.96, इससे चूंकि ज्यादा है हमारा मान तो यहाँ तो नल हाइपोथेसिस हुई रिजेक्ट, लेकिन यहाँ 2.58 से कम आ गया ये वाला मान, तो नल हाइपोथेसिस हो गई हमारी एक्सेप्ट। तो ये याद रखने की बात है, ये आपको एक हाइपोथेटिकल वैल्यू ऐसी बना लेना, तो ये मान याद रखना, जब भी कभी नेट की परीक्षा में, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में, चाहे इंटरव्यू में कोई प्रश्न पूछा जाए तो तुरंत एक मान बनाना जो 1.96 और 2.58 के बीच में हो, ऐसा कोई मान बना लेना जो दोनों के बीच में पड़ता हो। और ये देख लेना कि भाई एक मान जो दोनों के बीच में है ये 2.25, ये कुछ भी हो सकता है जो आप फटाफट बनाए, इससे तो ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब इस वाले लेवल पर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट है, परंतु इस वाले पर नहीं है। तो इसका मतलब यदि 0.05 लेवल पर कोई नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है तो जरूरी नहीं है कि वो 0.01 पर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो, है ना। और यदि इस पर स्वीकृत हो गई एक पर, ये इन पे 4 स्थितियां बनेंगी ऐसी, चारों स्थितियों को देख लेते हैं। ये थोड़ा डिस्कशन टेक्निकल है क्योंकि स्टैटिकल है, तो पर ये तुम लोगों के लिए फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। तो ये 4 स्थिति बनेंगी भाई, टी की वैल्यू तो आपकी आई थी 2.25 ये वैल्यू आई थी, तो 1.96 पर क्या हो रही है ये 2.25, इससे CR से ज्यादा है ये वाली वैल्यू 2.25 ज्यादा है, तो इसका मतलब जो हमारा जो प्रभाव पड़ा वो सार्थक पड़ा, सिग्निफिकेंट है, और कोई भी तुक्के से या बाई चांस नहीं है, इसका मतलब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जा सकता है, रिजेक्ट है ना। अब 2.58 पर देखो, अब 2.58 से कम है तो नल को क्या किया जाएगा, नल को स्वीकार किया जाएगा, एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस, है ना, क्योंकि भाई इससे कम है तो इसका मतलब बाई चांस है और आपका जो कंप्यूटर से पढ़ा उसका प्रभाव नहीं पड़ा, इस पे स्वीकार कर लिया, तो ये इस पर रिजेक्ट हुई और इस पर नल हाइपोथेसिस स्वीकार हो गई। तो एक तो स्थिति ये बन गई, है ना, एक मान की। दूसरी एक क्वेश्चन ये कह सकता है, इसी को कह सकता है घुमाकर आपको चलाने के लिए, आपको घुमाने के लिए, जिसे कह देते हैं कि भाई एक तो इसके आधार पर पूछ लिया और एक इसके आधार पर पूछ लेगा कि एक शून्य परिकल्पना 2.58 स्तर पर स्वीकार हो रही थी, वह 0.05 स्तर पर होगी, तो क्या होगी वो उस पे, जब इस पे स्वीकार हुई थी इस पे रिजेक्ट होगी। तो ये 2 स्थितियां याद रखना,
और दो मान ऐसे हो सकते हैं जो इससे भी कम हो, 1.35 हो एक तो मान 1.35, और एक इससे ज्यादा वाला मान रख सकते हो 2.65, फिर इनसे स्थितियां बनेंगी। तो आपका ये होमवर्क रहेगा, एक हाइपोथेटिकल मान कोई भी स्टैटिक्स का 2.05, कहीं पे 1.35, कहीं पे 3.65, ऐसे इस तरह से 2-3 मान लेना, और 1.96 और 2.58 से उनकी कंपेयर करना, घर पर रफ कॉपी पर लिखकर उन पे कंपेयर करना कि ये मेरा मान कौन से स्तर पर, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर स्वीकार हो रहा है, किस पर नल हाइपोथेसिस अस्वीकार हो रही है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। जैसे ही आप 1-2 बार करेंगे, ये आपको पूरे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, और जीवन में कभी आप ना तो कोई प्रश्न गलत करेंगे, ना ही कोई क्वेश्चन का आंसर आप गलत देंगे। और कहीं कुछ कंफ्यूजन होगा तो उसको आप डिस्कस कर लेना, हो सकता है कि कोई कंफ्यूजन रह जाए। तो ये तो था साथियों टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बीच का संबंध। तो इसमें सर 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 1.96 से कम होगी तो 1.96 से कम है तो दोनों पे यह स्वीकार हो गई। इसका मतलब कि ये वैल्यू आपकी मान लो 1.35 आई, उदाहरण के मान लो आपने कोई रिसर्च शुरू करा और उसमें फिर आपने 2 ग्रुप की तुलना करनी थी, उन दोनों ग्रुप का, ये 40 बच्चों का, इन 40 बच्चों का, दोनों के ऊपर कोई एक पे इस पे कंप्यूटर से पढ़ाया, इसको ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाया, और इन 40 कंप्यूटर से पढ़ाने के बाद इनका मीन निकाला, फिर इनका मीन निकाला जिन्हें आपने चोक एंड टॉक से पढ़ाया। दोनों के मीन की आपने तुलना करने के लिए टी टेस्ट लगाया, और टी टेस्ट का जो मान आया वो आया 1.35 आया, मान लो ये 1.35 आया। अब भैया 1.96 और 2.58 ये 2 लेवल होते हैं हमारे, हम है ना। अब जब ये पहले इस लेवल पर से ही कम है, इस लेवल से 0.05 पर 1.96 से ही कम है, तो इसका मतलब यह है कि जो आपका मान है वो तुक्के से आया है, और नल हाइपोथेसिस बिल्कुल ठीक है, यानी ट्रू नल हाइपोथेसिस है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। भाई ये तो अपने आप ही जब इससे भी कम है तो ये तो 2.58 से तो अपने आप ही कम है, दिख रहा है ये हमको, हमें। तो जो मान हसन 1.96 से भी कम रहेगा, इसका मतलब वो तो नल हाइपोथेसिस वहां ट्रू है, अंतर नहीं है, स्वीकार हो रही है। इसका मतलब दोनों लेवल पर वो स्वीकार हो रही है। इसीलिए तो मैं 4 स्थिति बता रहा था कि 4 स्थिति आएंगी। ये जो ये मैं यहाँ छोड़ के आया था, ये 1.35 और 2.1 इस स्थिति मैंने इन पर ज्यादा की बताई कि यदि 2.58 से भी ज्यादा हो तो जब क्या होगा, ये जो, तो 1 स्थिति, 2 स्थिति, 3 और 4। तो ये मैं होमवर्क दिया था कि इसको एक बार घर करके देखना है ना। क्लियर है हसन? यस सर, जी सर। हाँ चलो सर, सारणी के मान से यदि कम आता है, हाँ, तो नल हाइपोथेसिस ट्रू मानी जाती है। अच्छा, ट्रू मानी जाएगी। हाँ, तो कि भाई नल हाइपोथेसिस ट्रू है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। इसका मतलब समझ लीजिए क्या होता है इसका मतलब। इसका मतलब मैंने उस दिन भी मैं बता के आया था कि नल हाइपोथेसिस ने आपको 2 धमकियां दी थी कि कोई अंतर नहीं आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। अच्छा, आपने मन में कहा कि अंतर तो जरूर आएगा, जब मैं कंप्यूटर से पढ़ा रहा हूँ एक समूह को और दूसरे को ट्रेडिशनल मेथड से चोक एंड टॉक से पढ़ा रहा हूँ, तो कंप्यूटर से पढ़ाने से जरूर उपलब्धि बढ़ेगी। तो आपने मन में कहा कि नल हाइपोथेसिस की ये जो बात है ये गलत निकलेगी, कोई अंतर नहीं आएगा। नल हाइपोथेसिस ने आपके मन की ये वाली बात पढ़ ली और उसने एक और बात आगे की कह दी कि भैया एक बात और सुन लो, कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन जो आएगा भी अंतर, अगर कोई अंतर आया तो अंतर जो आया वो बाई चांस, तुक्के से होगा, तुक्के से, चांस बाई चांस होगा या तुक्के से होगा। ये 2 बात कह दी। अब आपने इन 2 बातों के विरुद्ध ही आपने रिसर्च करना शुरू करा था पूरा अपना। तो जैसे हसन ने बताया कि जी हमारा 1.35 आया, अब आपने रिसर्च करना शुरू करा तो आपका जो टी की वैल्यू आई 1.35 आई, आप खुश हो गए। आपने कहा कि नल हाइपोथेसिस की पहली बात को हमने धराशायी कर दिया, धोबी पाट लगा दिया कि कोई अंतर नहीं आएगा। देखो अंतर तो आ गया, ये आ गया अंतर हमारा। तो नल हाइपोथेसिस ने कहा रुको, अभी मेरी दूसरी बात को तो देख लो, अंतर जो है ये आपका ये तुक्के से आया, चांस से आया, ये जो आपने कंप्यूटर से पढ़ाया था उसका प्रभाव नहीं पड़ा, ये तो आपकी सैंपलिंग में कोई फ्लक्चुएशन हुई, आपसे कोई त्रुटि हुई, अंक लिखने में त्रुटि, ये तो उससे आया है, ऐसा उसने कहा। तो अब आप ये दिखाने के लिए कि आपका ये तुक्के का नहीं है, तो रिसर्चर्स ने और स्टैटिस्टिशियंस ने लेवल ऑफ क्रिटिकल रेशियोज बताए हैं 1.96 और 2.58, जिन्हें सारणी मान कहते हैं, सारणी मान। तो आशुतोष ये जो सारणी मान है, अब हम ये दूसरी बात कि तुक्के से नहीं है ये दिखाने के लिए इनसे तुलना करते हैं। तो इनसे तुलना तुक्के से नहीं होने के लिए
ये दोनों मानों से ज्यादा होना चाहिए हमारा ऑब्टेन्ड मान, यानी टी की वैल्यू यदि हमारी ज्यादा आएगी इन मानों से, इन वाले मानों से, तो ये माना जाएगा कि तुक्के से नहीं है और नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करेंगे और रिसर्च हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। हम सीना ठोक के कहेंगे कि देखो कंप्यूटर से पढ़ाने का पढ़ा है। लेकिन अब क्या हुआ, हसन ने बताया कि सर कि मेरी स्टैटिक्स में तो मेरा मान आया 1.35, तो इसकी तुलना करी हमने पहले लेवल से 1.96 से, तो हम यहाँ हो गए धड़ाम। नल हाइपोथेसिस की बात ठीक निकली। नल हाइपोथेसिस ने कहा था कि जो अंतर आएगा वो बाई चांस तुक्के से आएगा। इसका मतलब ये अंतर इतना कम है दोनों ग्रुप के मध्य, कंप्यूटर से जो पढ़ाए थे, ट्रेडिशनल से जो पढ़ाए थे, दोनों ग्रुप के मध्य इतना कम अंतर है कि इसको तुक्के से माना जा सकता है कि बाई चांस आया। तुक्के से निकलने के लिए इस मान को 1.96 से अधिक होना चाहिए था। तो मान लो कोई मान आ गया 2.03 आ गया, तो अब हमने इस 1.96 से इसकी तुलना करी तो ये तो ज्यादा आया सारणी मान से। तो अब हम कह रहे हैं कि इससे नल हाइपोथेसिस से कह रहे हैं कि देखो तुम्हारी पहली बात भी गलत सिद्ध हुई कि अंतर नहीं आएगा, अंतर आ गया, दोनों ग्रुप के मध्य 2.03 का अंतर है। तो नल हाइपोथेसिस ने कही कि नहीं ये तो अंतर तुक्के से है। तो आप कहोगे कि नहीं, हमने इसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक किया 0.05 पर 1.96 CR थी और देखो 1.96 से ज्यादा है, तो ज्यादा मान आ गया। इसका मतलब तुक्के वाली जो वैल्यू थी 1.95 या 1.96 पे तो मान लिया जाता पूरा, यानी इससे जो कम थी उससे हम ऊपर उठ के आ गए। इसका मतलब हमारा जो कंप्यूटर से हमने पढ़ा था उसी का प्रभाव पड़ा, उसी के कारण ये अंतर आया। अंतर सार्थक कहेंगे इसको, अंतर सार्थक है। क्लियर है हसन और अभिषेक? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं, चलो, है ना। तो ये जो मान है तुक्के से परे सिद्ध करने के लिए तुलना करनी पड़ती है कि तुक्के से तो नहीं है, ये कम अमाउंट है, यानी 1.96 से कम है, तो इतनी कम है कि इसको तुक्के से आया माना जा सकता है। ज्यादा आएगी तो इसका मतलब तुक्के से नहीं आया, प्रभाव पड़ा, फिर नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देंगे और हमारी रिसर्च हाइपोथेसिस स्वीकार हो जाएगी। अब भैया एक ये है वैल्यू, ये टर्म आती है पी वैल्यू। पी वैल्यू ये बहुत ही नई टर्म है और बहुत से रिसर्चर्स ने, बहुत शोधकर्ताओं ने इसे सुना भी नहीं है। और किताबों में हमारी जितनी भी ट्रेडिशनल किताब, जहां तक कि जो मैंने ये लिस्ट आपको दी थी एजुकेशन वाली, उसमें भी किसी किताब में पी वैल्यू का जिक्र आपको नहीं मिलेगा, ना जॉन डब्ल्यू बेस्ट, ना एसपी गुप्ता जी, ना ए.के. सिंह, क्योंकि नई टर्म है। ये क्या है इसके बारे में छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। बहुत ही स्टैटिकल, प्योर स्टैटिकल टर्म है। भाई आप अपने रिसर्च में किसका इस्तेमाल करते हैं नल हाइपोथेसिस से अपनी वैल्यू को तुलना करने के लिए? तो ये अपनी ऑब्टेन्ड वैल्यू को तुलना करने के लिए क्रिटिकल रेशियो से, CR से करते हैं। इनका भी हमने जिक्र किया 1.96 और 2.58, ये होते हैं CR, 1.96 और 2.58। इसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या बनता है? 0.05, इसका 0.01 बनता है ना। ये है, आप अपने ट्रेडिशनल रिसर्च में ये करते हैं। मैंने भी यही किया था, जो मेरी PhD थी, तो मेरे में 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस था, मैंने कर दिया। अब यदि कोई आपसे पूछे कि पी वैल्यू क्या होती है, कहाँ इसका यूज होता है, तो आप कहेंगे कि मॉडर्न या एडवांस। कोई साथी अनम्यूट हो गया, वो म्यूट कर लेते हैं। तो मॉडर्न स्टैटिक्स में आप कहेंगे, आपका जवाब होगा कि जी मॉडर्न स्टैटिक्स में, एडवांस स्टैटिक्स में क्रिटिकल रेशियो का प्रयोग नहीं किया जाता नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए, और ये इसको आउटडेटेड, पुराना बताकर इसकी जगह एक नई टर्म आ गई है पी वैल्यू। पी फॉर प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी वैल्यू, किसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू? नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की। तो पी वैल्यू क्या है? क्रिटिकल रेशियो, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो होते हैं, या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कह दीजिए, क्रिटिकल रेशियो को छोड़ दीजिए, इनसे जुड़ा हुआ मान है वो, कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो हम लेते हैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए, उनको रिप्लेस करके पी वैल्यू के माध्यम से अपनी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना पी वैल्यू कहलाता है। तो अब ये होती क्या है, इस पे क्या मान होते हैं भाई? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 पे तो 1.96 होता था और इस पे 2.5 होता था। तो इस पे क्या होता है? तो साथियों, इस पर कोई मान नहीं होता, ये अपने आप में एक मान निकल के आती है, और उल्टा काम होता है इसमें। इसकी तुलना हम 0.05% से और 0.01% से करते हैं। यानी हमें कोई सारणी मान नहीं देखना, कुछ नहीं देखना। पी वैल्यू हमारे सैंपल से डायरेक्ट निकल कर आती है, डायरेक्ट सैंपल से निकलती है। एडवांस स्टैटिक्स में सामान्यतः ये कॉपी पेंसिल से आप यदि कैलकुलेशन करना चाहो, ये नहीं हो सकती, क्योंकि ये पूरे सैंपल का एनालिसिस करती है। तो इसको निकालने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है।
तो SPSS जैसे जो सॉफ्टवेयर है, R है ना, और बहुत सारे अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर है, उनके माध्यम से पी वैल्यू निकाली जाती है। बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। ये पूरे सैंपल का मान होता है, उसमें से एक प्रोबेबिलिटी वैल्यू, पी वैल्यू निकल कर आती है, और उसकी तुलना किससे करते हैं? जो भी हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिया डायरेक्ट उससे तुलना करते हैं। 1.96, 2.58 सब, किसी की कोई जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट इनसे करते हैं। अब इसके पीछे इसका सिद्धांत सुन लीजिए कि सर इस जैसे उसमें था कि मान ज्यादा है तो स्वीकार हो रही है, मान कम है तो अस्वीकार हो रही है, तो इसमें कैसे होता है? तो इसमें जो मैं बोल रहा हूँ उसको याद रख लेना, मैं लिख के भी आपको भेज दूंगा इसमें नोट्स में कि एक राइम बनी हुई है, उसके आधार पे पी वैल्यू से पता करते हैं कि कब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी, कब रिजेक्ट होगी। तो मान लो किसी रिसर्चर ने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिया 0.05 और वो मॉडर्न स्टैटिक्स में पी वैल्यू के माध्यम से अपनी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना चाहता है ना। उसने कहा कि भाई एक लेक्चर हुआ था नितिन सर का, उसमें एक जिक्र आया था पी वैल्यू का, और जो है पी वैल्यू से मैं अपनी स्टैटिक्स को हल करूंगा, नल हाइपोथेसिस को स्वीकार या अस्वीकार करूंगा, देखता हूँ। तो पी वैल्यू से आपने करना चाहा तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट करना पड़ता है शुरू में, तो ये कर लिया मान लो। अब कोई और वैल्यू नहीं आएगी, केवल पी वैल्यू जो निकल के आएगी स्टैटिकल सॉफ्टवेयर से, जो भी SPSS में आपने डाटा डाला दोनों ग्रुप का, और उसके माध्यम से जो निकल के आई उसकी तुलना इससे होगी, और फिर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट या रिजेक्ट होगी। तो राइम क्या है? इफ पी वैल्यू इज हाई देन नल हाइपोथेसिस विल फ्लाई, इफ पी वैल्यू इज लो देन नल हाइपोथेसिस मस्ट गो। तो इसका मतलब ये है कि यदि नल हाइपोथेसिस पी वैल्यू का मान इससे ज्यादा आया 0.05 से, तो मान लो पी का आ गया 0.62 आ गया, तो इफ पी वैल्यू इज हाई देन नल हाइपोथेसिस विल फ्लाई। तो इसका मतलब है कि नल हाइपोथेसिस जो है वो स्वीकार हो जाएगी, क्योंकि ये पी वैल्यू का मान इससे ज्यादा आ गया। और इफ पी वैल्यू इज लो, यदि पी वैल्यू का मान आ गया 0.48 आ गया, मान लो पी वैल्यू जो आपने SPSS से निकाला, तो इफ पी वैल्यू इज लो देन नल हाइपोथेसिस मस्ट गो, तो इसका मतलब वो अस्वीकार हो जाएगी नल हाइपोथेसिस। तो ये याद रखना, जो राइम मैंने बोली है, पी वैल्यू क्या है? जो हमारे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है उनके माध्यम से ट्रेडिशनली नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट ना करके सैंपल के मान से पी वैल्यू निकालकर अपनी नल हाइपोथेसिस को अस्वीकार करना, इसके माध्यम से कहते हैं, तब कहते हैं हमने पी वैल्यू का इस्तेमाल किया। क्लियर है ये अब तक? यस सर। यस सर। तो बस ये पी वैल्यू के बारे में इतना ही याद रखना, क्योंकि किसी किताब में आपको जो भी आपके सामने हो, आपके घरों में रखी हो, आज उठा लेना, आपको ये कॉन्सेप्ट मिलेगी नहीं, और बहुत ट्रेडिशन में है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। चलिए, तो ये आज के जो अब तक का लेक्चर था, इसमें हमने अपने इस क्वेश्चन को देख लिया, टाइप 2 एरर, आई फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, इस पे हमने डिस्कशन किया। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के घटाने और बढ़ाने का क्या प्रभाव पड़ता है टाइप 1 टाइप 2 एरर पर, हमने ये जिक्र किया। एक बार मुझसे मेरे किसी साथी ने पूछा था कि कहीं कहीं तो ये लिखा आता है कि सार्थकता के स्तर को कम करने से क्या होगा, सार्थकता के स्तर को कम, डिक्रीजिंग, है ना, और एक जगह स्तर को बढ़ाने से लिखा था इंक्रीजिंग। तो बढ़ाने से, कम करने से, तो कम मतलब लो भी कह सकते हैं, डिक्रीजिंग भी कह सकते हैं। तो जब ये शब्द आए, ये मैं बहुत गहरी बात आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि जब ये प्रश्न आप हल करना शुरू करोगे, उतरोगे फील्ड में, अभी तो आप ये थ्योरेटिकल क्लास है, क्वेश्चन आएंगे तो ये आपको कंफ्यूज करेंगे, है ना। तो सार्थकता के स्तर को कम करने का मतलब होता है, या डिक्रीज करने का मतलब, या लो करने का मतलब, तीनों वर्ड एक ही हैं। हिंदी में कम, इंग्लिश में डिक्रीज करना है, लो कर देना, तो इसका मतलब 0.01 की बात चल रही है। और सार्थकता के स्तर को बढ़ाने का मतलब है बढ़ाना, यानी इंक्रीज कर देना, हाई कर देना, हाई, इंक्रीज और बढ़ाना, ये तीनों एक ही वर्ड है, इसका मतलब 0.05 की बात चल रही है, ये वाला लेवल कर दिया गया। तो यदि आपसे ये कह दिया जाए कि एक शोधकर्ता ने सार्थकता के स्तर को बढ़ा दिया, तो टाइप 1 एरर की संभावना कैसी होगी, तो अब यहाँ आप घूमोगे कि एक शोधकर्ता ने अपने शोध में सार्थकता के स्तर को बढ़ा दिया, तो ऐसे में टाइप 1 एरर की संभावना होगी। ना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया है, ना कुछ समझ आ रही है, तो शब्दों के जाल में फंसे हुए हो, तो ये याद रखना, बढ़ाने का मतलब ये करना और घटाने का मतलब ये करना, और फिर चारों स्थितियां जो हमने डिस्कस की वो कर लेना। क्लियर है? आगे चले? यस सर। हाँ, तो बढ़ाने घटाने के शब्दों के जाल में फंसने की जरूरत नहीं है।
तो रिसर्च के ये हमारे लगभग 2-3 स्टेप पूरे हुए। अब एक रिसर्च के जो हमारे वो स्टेप थे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, लिटरेचर रिव्यू, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, रिसर्च मेथोडोलॉजी या रिसर्च डिजाइन बनाना कह देते हैं जिसको, डाटा कलेक्शन वो इसी के अंतर्गत आ जाता है, फिर एनालिसिस ऑफ डाटा आता है, फिर रिजल्ट या कंक्लूजन आता है ना, और फिर एक आध चैप्टर और जोड़ सकते हैं कि फर्दर सजेशंस वो वगैरह दे देते हैं। तो इस क्रम में आज ये जो चैप्टर है हमारा, अब मयंक भाई बताएंगे कि आज शुरू करना चाहिए कल करें, तो ये शुरू होगा स्टेप 3, डिजाइन द स्टडी रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये 3rd स्टेप होता है हमारे रिसर्च करने का, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा डिस्कशन में कर लेता हूँ। अभी 1 घंटा हो गया हमें लगभग, पूरा 5 मिनट और कर लेते हैं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी और मेथड में क्या अंतर है। ये आमतौर पर इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है प्रश्न है कि मेथोडोलॉजी और मेथड में अंतर क्या है। तो ये आपको याद रखना है। एक तो हमारा ये याद रखना कि कोई जो 3rd स्टेप है उसको भी रिसर्च मेथोडोलॉजी या डिजाइन ऑफ द स्टडी कह देते हैं या रिसर्च डिजाइन कह देते हैं, तो मेथोडोलॉजी आता है। तो मेथोडोलॉजी एक बहुत ही व्यापक ब्रॉड टर्म है, बड़ी टर्म है, वृहद टर्म है। मेथड एक छोटी संकुचित टर्म है, किसी चीज से जुड़ी हुई छोटी एक किसी स्पेसिफिक बहुत ही स्पेसिफिक टर्म है ना, ये ब्रॉडर टर्म है। मेथोडोलॉजी के अंदर पूरे रिसर्च की कार्यविधि आती है, आप शुरू से लेकर आखिर तक कैसे तो काम करोगे ये बताओगे, किस स्टेप पे क्या करोगे, डाटा कलेक्ट कैसे करोगे, सैंपल कैसे लोगे, एनालिसिस कैसे करोगे, टूल्स क्या होंगे, स्टैटिक्स कौन सी यूज करोगे, वो सब कुछ मेथोडोलॉजी के अंदर आता है। और मेथड्स भी मेथोडोलॉजी का ही एक भाग है, इसी के अंतर्गत आता है ना। तो ये आपको मैं लिख के लेके आया हूँ, ये भेज दूंगा, ये पढ़ लेना, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ये ब्रॉडर टर्म है, ये नैरो टर्म है, इससे ये फिलोसफिकल थ्योरेटिकल यानी बड़ा फ्रेमवर्क उपलब्ध कराती है मेथोडोलॉजी। और मेथड में तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, डाटा कैसे कलेक्ट करोगे, इंटरव्यू से करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, सर्वे करोगे, क्वेश्चनर से करोगे, वो सब चीजें आती हैं। तो ये पढ़ लेना एक बार इसमें, है ना। अब क्वेश्चन आता है रिसर्च डिजाइन पे। तो इस पूरी रिसर्च मेथोडोलॉजी में कई चीज महत्वपूर्ण है ना। अखिलेश अपने आप को म्यूट कर लें, आप म्यूट नहीं हो रहे हैं, मैं रिमूव कर दूंगा। रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, आप स्वयं से म्यूट करें। तो हाँ, तो एक क्वेश्चन आता है रिसर्च डिजाइन किसे कहते हैं। रिसर्च डिजाइन ये रिसर्च में बनाना पड़ता है, लगभग सभी रिसर्च में होता है रिसर्च डिजाइन। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है, फिलोसफिकल और हिस्टोरिकल रिसर्च में, और अन्य तरह के बनते हैं। तो रिसर्च डिजाइन के बारे में एक तो मैं आपको ये मोटी मोटी बात बताता हूँ। जिस प्रकार का रिसर्च होता है सामान्यतः उस रिसर्च को ही उसका रिसर्च डिजाइन बोल देते हैं। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च है, मान लो आपका क्रॉस सेक्शनल रिसर्च मतलब एक टाइम पॉइंट पे आपने 2 ग्रुप लिए हैं अलग अलग और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की आप स्टडी कर रहे हैं, तो आपका क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, तो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन बोल दिया जाएगा। आपका को रिलेशनल स्टडी है, आप देखना चाहते हैं कि बच्चों के पढ़ने के घंटे में और उनकी अचीवमेंट में क्या संबंध है, को रिलेशन क्या है। जितनी देर बच्चे पढ़ते हैं 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, तो इनके पढ़ने में और इनके अचीवमेंट अंक कितने आते हैं, उनमें कोरिलेशन क्या है, तो उसको कोरिलेशनल डिजाइन बोल देते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च है तो हिस्टोरिकल डिजाइन है आपका, आर्कियोलॉजिकल डिजाइन बोल देते हैं, है ना, आर्काइवल डिजाइन बोल देते हैं। तो ये सामान्यतः जिस प्रकार की स्टडी है उसी प्रकार का रिसर्च डिजाइन होता है। तो फिर इसमें पंगा क्या फंसता है, इस पे इतना जोर देने की जरूरत क्या है। तो जोर देने की बात यह है कि आपसे जो पूछे जाते हैं वो हमेशा और हमेशा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन पूछे जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये इसके नाम से नहीं होते, ये अलग प्रकार की चीज होती है ना। तो ये बात करते हैं रिसर्च डिजाइन है क्या। तो रिसर्च डिजाइन ब्लूप्रिंट होते हैं रिसर्च का, ब्लूप्रिंट। और ब्लूप्रिंट क्या होती है, ये एक बहुत प्राचीन अवधारणा है कि किसी एक इंजीनियर ने किसी मशीन का या किसी भवन का एक नीले कागज की सीट पर एक नक्शा बनाया, वो बिल्कुल, और फिर उसी के तरह हूबहू फिर वो मशीन बनाई, जैसे ये नक्शा इस पे उतारा था उसी के अकॉर्डिंग चलते हुए फिर उसने वो आर्किटेक्ट बिल्डिंग जो भी नक्शा था वो बनाया। तो तब से एक जो है कहावत सी पड़ गई कि कुछ भी काम करने से पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लो। नीले कागज पर पहले होता था, अब कोई नीला कागज की जरूरत नहीं है। तो यानी मेन इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि कोई काम शुरू करने से पहले उसकी पूरी अच्छी तरह से योजना बनाना ब्लूप्रिंट कहलाता है।
फिर उस योजना के अनुसार आप काम करते हैं। तो ऐसे ही रिसर्च में, रिसर्च शुरू करने से पहले रिसर्च डिजाइन बनाने पड़ते हैं, और वो डिजाइन आपको बताते हैं कि किस स्टेज पे क्या करोगे, फिर वो डायरेक्ट करते रहते हैं, पहले ही आप लिख लेते हैं। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ कैसे। मान लो, बहुत ध्यान से सुनना, ये सारी कॉन्सेप्ट यही क्लियर हो जाएगी। वही उसी उदाहरण को लेते हैं कि कंप्यूटर से पढ़ाना और एक ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाने। तो कोई व्यक्ति ये चाहता था कि मैं एक ग्रुप को 40 बच्चों के एक ग्रुप को कंप्यूटर से पढ़ाऊं और 40 बच्चों के एक ग्रुप को मैं ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाऊं, और मैं देखूं कि किसकी अचीवमेंट ज्यादा है। तो वो ये करना चाहता था। तो अब कई तरीके से मेथड हो सकते हैं, तो ये ग्रुप की बात तो बाद में आएगी। तो वो ये करना चाह रहा था कि एक कि कंप्यूटर से पढ़ा के देखना चाहता था और ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ा कर देखना चाहता था, वो ये देखना चाह रहा था। अब यहाँ कई तरह के रिसर्च डिजाइन बनेंगे। एक तो ये कि वो 40 बच्चे ले, उन्हें पहले तो कंप्यूटर से पढ़ा दे, और कंप्यूटर से पढ़ाने के बाद में टेस्ट ले ले उनका, और फिर ट्रेडिशनल को 1-2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का गैप ले और ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाए और उनके माध्यम से ले ले, या पहले ट्रेडिशनल से पढ़ाकर टेस्ट ले ले, फिर कंप्यूटर से पढ़ाए, फिर टेस्ट ले ले, और दोनों के जो टेस्ट है उनके अंतर को देख ले, और फिर स्टैटिकल मेथड लगाकर 1.96, 2.58 पर उनको चेक कर ले, और ये है। लेकिन इसमें बहुत सारी गड़बड़ें हो सकती हैं कि ग्रुप एक ही है, वो सचेत हो सकता है कि हमारे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, वो ध्यान से पढ़ सकता है ना, और बहुत सारी त्रुटियां हो सकती हैं। तो फिर इसमें ये कमी आ गई। तो जिस रिसर्चर ने कहा कि जी मैं तो एक ग्रुप लूंगा, तो मैंने उसमें कमी बता दी कि नहीं भाई, एक ग्रुप पे 2 बार करोगे तो गड़बड़ हो सकती है, वो सचेत हो सकते हैं, पहले पढ़ाए हुए का दूसरे पर असर पड़ सकता है, एरर आ सकती है। तो फिर क्या करें, तो जी 2 ग्रुप ले लो। तो ये 2 ग्रुप हो गए भैया, 2 ग्रुप। तो यानी पहला रिसर्च डिजाइन कहलाएगा 1 ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट रिसर्च डिजाइन, इस तरह से कहलाएगा। दूसरा वाला क्या कहलाएगा, रिसर्च डिजाइन 2 ग्रुप रिसर्च डिजाइन कहलाएगा। ऐसे ही फिर इनमें अलग अलग सैम्पलिंग मेथड हमने कौन सा इस्तेमाल करा, उससे इसमें भिन्नता आएगी। तो इस प्रकार एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में अलग अलग तरह के रिसर्च डिजाइन बनते हैं, उनमें बहुत गहराई से जाने की जरूरत है नहीं, वो मैं 1-2 मोटे इसमें लिख के दे दूंगा, उसी से काम चल जाएगा। तो रिसर्च डिजाइन क्या होते हैं, एक ब्लूप्रिंट होते हैं, ये पूरा थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है, आपको बताते हैं, आपको गाइड करते हैं कि किस स्टेज पर आप क्या करोगे। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था किसी नेट की परीक्षा में आया हुआ था, व्हाट इज ए रिसर्च डिजाइन। तो ये डी इसका आंसर है, ए फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज ऑफ द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। ये एक फ्रेमवर्क जो आपको बताता है कि कब आपको क्या क्या करना है। चलिए, तो अब मोटा मैं डिस्कशन करके, मयंक भाई क्लास जारी रखें या आज की क्लास को रोक दें? जी सर, थोड़ा आप 10 मिनट ले सकते हैं। हाँ 10 मिनट ले सकते हैं सर, 8 बजे खत्म करते हैं। चलो, तो ये रिसर्च डिजाइन के बारे में ये सब यहाँ मैंने लिख दिया, ये पढ़ लेना। जो बातें हमने करी हैं वो यहाँ इसमें सब लिखी हुई हैं, तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये सब पढ़ लेना, इसमें बहुत ही आसान भाषा है। तो ये रिसर्च डिजाइन कुछ मैंने नाम भी लिख दिए हैं, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। घबराने की इनसे जरूरत नहीं है, ये सुदूर भविष्य को नजर में रखते हुए मैंने इसमें लिखे हैं। आप इनको फिलहाल नेट के लिए ऐसे ही पढ़ सकते हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए, है ना। चलो भैया, तो इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो 3rd चैप्टर है उसमें एक आता है डाटा टूल्स, डाटा कलेक्शन के टूल्स आते हैं, मेथड्स आते हैं ना, उन पे डिस्कस करेंगे। सर्वे होता है, क्वेश्चनायर, है ना, ये ओपन एंडेड सर्वे। कोई रिसर्च ऐसा होगा कि भाई आपके पास टूल क्या होंगे, तो जो साइंस है, साइंस में तो आपके पास थर्मोमीटर है ना, और आपके पास इंच टेप, आपके पास वेइंग मशीन होती है, तुला, वजन तोलने वाली, है ना। आप उनके माध्यम से डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन हम ह्यूमैनिटीज के रिसर्च में कैसे करते हैं, तो हमारे पास वैसे साइंटिफिक टूल नहीं होते हैं। हमारे पास क्या होते हैं, उसमें टूल्स के नाम पर सर्वे, क्वेश्चनायर होती हैं, इंटरव्यूज होते हैं, इंटरव्यू के माध्यम से हम डाटा कलेक्ट करते हैं, किसी का इंटरव्यू करने चले जाएंगे, है ना। फोकस ग्रुप, वही छोटे ग्रुप होते हैं, है ना, उनसे ऑब्जर्वेशन, खुद अपनी आंखों से अवलोकन करके कॉपी ले लेंगे और हम देखेंगे कि ये इंटरवल में क्या क्या काम करता है व्यक्ति, उसको नोट करते रहेंगे। ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट से, जो अभी मैं बता ही रहा था कि एक ग्रुप को कंप्यूटर से पढ़ाया और एक को ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाया, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से करेंगे। केस स्टडी, किसी एक संस्था का, एक व्यक्ति का, एक घटना का, है ना, बहुत गहराई से इन डेप्थ स्टडी करेंगे, तो उसके माध्यम से हम करेंगे। और टेस्ट, असेसमेंट,
और डायरीज, है ना, इन सब के माध्यम से हम डाटा कलेक्ट करते हैं रिसर्च में। ये फिजिकल इंस्ट्रूमेंट जो लिखा हुआ है ये साइंस के रिसर्चेस के लिए लिखा हुआ है ना मुख्यतः। अपने में भी हम कर सकते हैं, एजुकेशन में भी, यदि हमें छात्रों की धड़कने, बेचैनी, एंजाइटी, है ना, इस तरह की कुछ चीजें ज्ञात करनी हो तो इनका इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ये आप पढ़ लेना। तो जो हमारे रिसर्चेज में टूल्स होते हैं, टूल्स के नाम पर क्वेश्चनायर होती है। क्वेश्चनायर दो तरह की मेनली होती है, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। ओपन एंडेड वो होते हैं जिसमें अभ्यर्थी को उत्तर खुद लिख कर देने होते हैं, डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख कर देने होते हैं, ना। वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन कैसे होते हैं, जिसमें 4 आंसर होते हैं और आपको उन 4 में से कोई एक चुनना होता है, इस तरह के होते हैं, ना। इंटरव्यू भी 2 तरह का होता है, ये पढ़ लेना, इस तरह के क्वेश्चन इनमें से आ जाते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड वो होता है जिसमें पहले से ही आप सारे क्वेश्चन बना के आते हैं, योजना बना के आते हैं और ये उसी के अनुसार पूरे इंटरव्यू को चलाते हैं, तो इसका मतलब स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है। सेमी स्ट्रक्चर्ड क्या है, जिसमें आप पहले से कुछ योजना बनाते हैं लेकिन ये भी लिख के लेकर आते हैं कि कुछ बीच में बदलाव किए जा सकते हैं, कुछ क्वेश्चन रोके जा सकते हैं, उनसे मौका लिया जा, उनका विचार लिया जा सकता है, उनसे कुछ पूछा जा सकता है, तो जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कर दी जाती है स्ट्रक्चर्ड में, उसको कहते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड। और अनस्ट्रक्चर्ड वो होते हैं जिसमें कोई प्लानिंग पहले से कोई अच्छी वो तैयार नहीं करके आते हैं कि आपको ऐसे ही चलना है, मुझे तो यही क्वेश्चन पूछने हैं। रैंडमली कोई क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है ना, और लिखित में भी लिया जा सकता है, वर्बल भी लिया जा सकता है, तो किसी भी माध्यम से लिया जा सकता है, वो कहलाते हैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो ये क्वेश्चनायर और इंटरव्यू के बारे में भी याद रखना। एक मैं और यहाँ बात बताना चाहूंगा कि क्वेश्चनायर के जैसा ही एक मिलता जुलता वर्ड आपको और मिलेगा, स्केड्यूल्ड या शेड्यूल्ड भी बोलते हैं उसको। तो इंटरव्यू के वो क्वेश्चनायर में और शेड्यूल में अंतर पूछ लिया जाता है, और वो होती वैसे इंटरव्यू शेड्यूल बोली जाती है उसको। तो क्वेश्चनायर में क्या होता है, क्वेश्चनायर में बनाने वाला व्यक्ति, मैं, आप या विजय या आशुतोष, जिसने क्वेश्चनर बनाई है, वो बनाने के बाद उसको दे देता है रेस्पोंडेंट को, जिससे रेस्पॉन्स लेना है उसको दे देता है। अब वो व्यक्ति खुद उसमें उत्तर चूज करके, चाहे लिख कर, चाहे 4 ऑप्शन में से करके, उसको बना के बंद करके वापस देगा या डाक के माध्यम से भेजेगा। यानी बनाई हमने और भेज दी, फिर वापस ली। लेकिन शेड्यूल में क्या होता है, शेड्यूल में आमने सामने फेस टू फेस रहना जरूरी होता है। तो आम तौर पर आप जो टीवी पर जो किसी पर्सनैलिटी का इंटरव्यू देखते हो, किसी ने शाहरुख खान को बुलाया, किसी ने अमित शाह जी को बुलाया, राहुल गांधी जी को बुलाया, और कोई पत्रकार सामने बैठकर इंटरव्यू ले रहा है और वो अपने पाम कार्ड हाथ में ले रखा है, उसमें क्वेश्चन पूछकर उनसे उसमें पढ़कर क्वेश्चन पूछता है, तो आमने सामने शेड्यूल के माध्यम से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसको कहते हैं इंटरव्यू शेड्यूल। इस शेड्यूल में आमने सामने होना जरूरी है। तो शेड्यूल और क्वेश्चनायर में अंतर यही है कि क्वेश्चनायर में रेस्पोंडेंट स्वयं अपने हाथ से उत्तर लिख कर देता है, लेकिन शेड्यूल में बनाने वाला व्यक्ति पूछता है आमने सामने क्वेश्चन। ये ध्यान रखिए, बहुत इसमें कई बार। हाँ सर बिल्कुल सर हाँ बताइए हसन, बोलिए एक बार। सर स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू को फिक्स बोल सकते हैं और हाँ, अनस्ट्रक्चर्ड को फ्लेक्सिबल। बिल्कुल, फिक्स बोल सकते हैं, रिजिड बोल सकते हैं, है ना। रिजिड की बहुत ही कठोर एक रास्ता आप अपना रहे हैं, पहले से ही सब कुछ तय करके आए हैं और उसी के अनुसार चल रहे हैं। फिक्स इंटरव्यू के फिक्स चीजें हो गई, उसी के अनुसार चलेंगे, है ना। और अनस्ट्रक्चर्ड ऐसा होगा जिसमें कुछ आपने योजना ही नहीं बनाई कि चल रहे हैं इंटरव्यू लेने के लिए जा रहे हैं, जो मन में आया वो पूछ रहे हैं। खेल से पूछ लिया प्रश्न, दूसरा निजी जिंदगी से पूछ लिया, तीसरा शिक्षा से पूछ लिया, कहीं से कोई क्वेश्चन रैंडमली पूछ रहे हैं। स्ट्रक्चर्ड में सोच के आई, पहले बचपन के बारे में पूछूंगा, फिर पढ़ाई के बारे में पूछूंगा, फिर शुरू के संघर्ष के बारे में पूछूंगा, फिर ये। तो स्ट्रक्चर्ड जो पहले से योजना बना के लाए और उसी के अनुसार इंटरव्यू चला रहे हैं। स्ट्रक्चर्ड जिसमें कोई योजना नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड दोनों के बीच का जिसमें कुछ योजना कुछ ओपन है, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड, वो सेमी स्ट्रक्चर्ड होते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो। और इसी रिसर्च डिजाइन के अंदर भाई जो हम ये रिसर्च मेथोडोलॉजी जो हमारा टॉपिक चल रहा है, उसी में कई सारे सब टॉपिक्स हैं। तो हम डाटा और टूल्स के बारे में बात करके आ चुके हैं, और हमने जो है रिसर्च डिजाइन के बारे में बात कर ली है। एक और महत्वपूर्ण चीज आती है उसमें, सैम्पलिंग मेथड, या इसको कहते हैं हिंदी में कहते हैं न्यादर्श चुनना, है ना, न्यादर्श, और इंग्लिश में सैम्पलिंग कहते हैं।
तो ये मेथड आता है। तो रिसर्च में कोई रिसर्चर अपनी स्टडी के लिए दो तरह से सैंपलिंग चुनता है, एक तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और एक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, दो तरह से चुन सकता है। तो ये होती क्या है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का अर्थ यदि आपसे पूछा जाए तो सैंपलिंग की वो विधि जिसमें बायसनेस नहीं होती है, रिसर्चर खुद बायस नहीं हो सकता, यानी अपनी मनोभावनाओं को शामिल नहीं कर सकता, अधिक वस्तुनिष्ठ तरीके से सैंपलिंग चुनता है। सॉरी, इसमें ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में बायसनेस नहीं होती, और जो मेथड है वो बहुत अच्छे होते हैं, और जो सैंपल है उनके सभी सैंपल के चुने जाने की या रिजेक्शन की संभावनाएं समान होती हैं। तो तब कहते हैं हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का प्रयोग कर रहे हैं। ये सबसे अच्छी बताई जाती है, वस्तुनिष्ठ बताई जाती है, और अपेक्षा की जाती है कि एक रिसर्चर को यथासंभव अपने शोध कार्य में प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड का यूज करना चाहिए। इसके माध्यम से जो सैंपल निकल कर आता है वो अधिक शुद्ध माना जाता है, अधिक रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है पॉपुलेशन का। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है। एक दूसरी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है। जब हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का उपयोग नहीं कर पाने की स्थिति में होते हैं, कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं रिसर्च की, है ना, डाटा थोड़ा रेयर होता है, डाटा बहुत ज्यादा बिखराव में हो, हमारे पास समय ना हो, हम केवल अपने रिसर्च के उद्देश्यों को ज्यादा महत्व देते हो, प्रक्रिया पे उतना महत्व ना देते हो, तब हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या अपनी सुविधा को ज्यादा महत्व देते हो तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड का यूज किया जाता है। तो ये दो तरह की सैंपलिंग हुई। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नाम से ही है इसमें प्रोबेबिलिटी, संभाव्यता, यानी चुने जाने की संभाव्यता, है ना, जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, कोई भी आ सकता है, और जिसमें चुने जाने की संभावना नॉन है, मतलब नॉन प्रोबेबिलिटी, चुने जाने की कोई संभावना नहीं है, हमारी मर्जी पर निर्भर करता है, बायसनेस आ सकती है। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो ये 4 प्रकार की है। वैसे तो एक दो और प्रकार होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सिंपल रैंडम सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग, जिसमें ही आता है मल्टी स्टेज सैंपलिंग भी एक है ना, वो मैं लिख के लेकर आया हूँ, आपको भेज दूंगा। फिर एक सिस्टमेटिक सैंपलिंग आती है और स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग वाला ये टॉपिक जो इस समय डिस्कस हो रहा है सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है और इससे बहुत बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखना, सैंपलिंग के 2 टाइप होते हैं। सैंपलिंग का मतलब क्या होता है कि जो हमारी पॉपुलेशन है रिसर्च की, ये पॉपुलेशन थी, इसका एक छोटा सा भाग स्टडी के लिए चुनना, ये इसको कहते हैं सैंपल। सैंपल कहते हैं इसको, पॉपुलेशन बोलते हैं, पॉपुलेशन। तो इस पॉपुलेशन पे सारी पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। मान लो कोई रिसर्चर गाजियाबाद जनपद के कक्षा 9 के बच्चों की सामाजिक विज्ञान में कंप्यूटर से पढ़ाने पर उनकी उपलब्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर कोई स्टडी करना चाहता। तो गाजियाबाद जनपद में तो लाखों बच्चे हैं, लाखों, तो कैसे एक्सपेरिमेंट करेगा? तो जो गाजियाबाद जनपद के लाखों बच्चे हैं वो तो हो गए पॉपुलेशन। अब उन लाखों बच्चों में से थोड़े से बच्चे चुन लेगा जिसको सैंपल बोलेंगे। इस सैंपल के ऊपर वो स्टडी करेगा अपनी, और फिर अपने रिजल्ट को जनरलाइज कर देगा इनके ऊपर कि देखो सैंपल से जो रिजल्ट आए हैं मेरे, वो पॉपुलेशन पे भी लागू होंगे और वो इन पे भी लागू होंगे। तो इसको पॉपुलेशन से सैंपल को चुनने की विधि सैंपलिंग मेथड कहलाती है ना। वो मेथड्स जिनसे हम चुनते हैं वो सैंपलिंग मेथड्स कहलाते हैं, और ये सैंपलिंग वर्ड यूज उस प्रक्रिया को बताता है जिसके माध्यम से आपने पॉपुलेशन से सैंपल चुना। जो डॉक्टर है हमारा ब्लड चेक करता है तो सारा ब्लड थोड़ी खींच लेता है हमारा, वो तो एक सिरिंज में थोड़ा सा ब्लड निकालता है, उसी पर टेस्ट करता है, और जिसमें आयोडीन की कमी आई है, उसमें आयरन की कमी आई है, हीमोग्लोबिन कम है, उसमें जो कमी आई उसके आधार पर कहता है कि आपके पूरे शरीर के ब्लड में ये कमी है। यानी उस छोटे से सैंपल से पूरे ब्लड के इसको जो है जनरलाइज कर दिया। किसान गाड़ी लेके गया मंडी में, तो मंडी में जो लाला थे, आड़ती थे, उन्होंने एक सुंगी रखते हैं इतनी लंबी, वो एक बोरे में रैंडमली बोरे में कहीं भी अंदर घुसाई और उसमें 4 दाने लिए और देखे, फिर दूसरी जगह घुसाई 4 दाने देखे, और पूरी जो बोगी थी, बुग्गी भरी हुई थी जो गेहूं की, मटर की, किसी भी अनाज की, उसके बारे में जनरलाइज कर दिया उन दानों से कि इसकी जो क्वालिटी है अच्छी होगी खराब होगी, उन दानों को ही परख कर पूरी के बारे में जनरलाइज कर दिया। इसको कहते हैं जनरलाइजेशन करना। माताएं जो है घर में चावल पकाती हैं, तो चावल पतीले में से, पुरानी बात अब तो कुकर में भी बनने लगे, पतीले में से या कुकर में से 4 चावल निकाले, रखे और देखे, फिर दूसरी जगह से कहीं को उठाए, 4 चावल हाथ पे रखे, देखे ये पक गए हैं चावल, है ना। तो वो इतने बड़े पतीले में से 4 जो चावल, 6 चावल के जो दाने थे वो सैंपल था, पूरा पतीला पॉपुलेशन था।
अब सैंपल पे टेस्ट करा और पॉपुलेशन के लिए, पतीले के लिए आपने जनरलाइज कर दिया कि ये भी पके हुए हैं तो वो भी पके हुए होंगे। तो ये कहते हैं भैया पॉपुलेशन और छोटा भाग सैंपल, सैंपल पे स्टडी करते हैं, उसके रिजल्ट को पॉपुलेशन पे जनरलाइज करते हैं। तो जनरलाइजेशन वर्ड भी याद रखना, जनरलाइजेशन का मतलब इस सैंपल से जो रिजल्ट निकल के आए पूरी पॉपुलेशन पर लागू करना, वो जनरलाइजेशन कहलाता है। बहुत कई बार इस वर्ड को आप मिस कर देते हैं, तो ये गैप रह जाता है कि जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है ना। तो ये है पॉपुलेशन, ये है सैंपल, है ना, और ये सैम्पलिंग मेथड्स हैं, ये सारे जो लिखे हुए हैं। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, तो जब इस पॉपुलेशन से सैंपल चुनने में, छोटा भाग चुनने में हमारी खुद की व्यक्तिगत इच्छाओं का, भावनाओं का कोई फर्क ना पड़े, तो इसका मतलब वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। और जब इस पॉपुलेशन से इस छोटे भाग को चुनने में हम अपनी सुविधा को, अपने उद्देश्यों को महत्व दे रहे हैं, है ना, तो तब कहते हैं हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का यूज कर रहे हैं। तो चूंकि दूसरे मेथड में हमारी खुद की भावनाएं, इच्छाएं शामिल हो गई, तो इससे बायसनेस आ सकती है, त्रुटि आ सकती है, इससे पक्षपात हो सकता है। हमने कहीं अपनी इच्छा से होशियार बच्चे ले लिए, हमने एक स्कूल तो ले लिया सरकारी, हम किसी बच्चों के ऊपर कंप्यूटर का प्रभाव देखना चाह रहे थे, हमने ऐसा स्कूल ले लिया जिसमें ऑलरेडी कंप्यूटर से बच्चे पढ़ रहे थे, और वहां पे हमने ये करना शुरू करा अपना एक्सपेरिमेंट। तो चूंकि हमने अपनी इच्छा से अपने घर के पास वाला वो स्कूल ले लिया जिसमें कंप्यूटर से पहले ही पढ़ाए जा रहे थे, तो चूंकि हमने अपनी इच्छा से लिया तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हुई, बायसनेस आ गई है, परिणाम अच्छे नहीं होंगे। तरीका क्या होता, उस सिटी के जिस भी बोर्ड के स्कूल ले लो, पहले बोर्ड तय करना पड़ता ना, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, कौन से बोर्ड के बच्चे लेने हैं, उस बोर्ड के सारे स्कूलों को का आप एक लिस्ट बनाते हैं और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड से उनमें से स्कूल चुनते, उनमें से लॉटरी मेथड से चुनते, टिकट मेथड से चुनते, या आप कंप्यूटर की नंबरिंग मेथड से चुनते, तो वो प्रोबेबिलिटी मेथड से चुनते, तब आपके रिजल्ट सही आते। तब कहा जाता कि आपने जो स्कूल चुना है वो सभी स्कूलों का रिप्रेजेंटेटिव है और सही तरीके से चुना गया है, इसके रिजल्ट सब पर लागू किए जा सकते हैं। तो जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है, उसके जो रिजल्ट होते हैं वो बहुत अच्छे विश्वास के साथ पॉपुलेशन पर लागू नहीं किए जा सकते, क्योंकि उसमें त्रुटि की संभावना ज्यादा रहती है। उसमें आपने अपनी इच्छाओं के कारण, अपनी मनपसंद के कारण, अपनी इच्छा से जो सैंपल है उसके कारण त्रुटि लेके आ गए आप, और वो उसका अच्छा रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहा सैंपल, है ना। तो ये इन दोनों में बेसिकली अंतर है। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग एक मेथड होता है, इसका ये जो अर्थ है वो है कि बहुत ही आसान रैंडम मेथड, इसमें आप लॉटरी विधि भी कह सकते हैं, है ना, और मेथड भी कह सकते हैं कि जिस भी पार्टिसिपेंट से वो चुने जाने हैं, जिस भी सैंपल से या पॉपुलेशन से, उनके नाम आप एक बाउल में भर के रख देते हैं, बाउल के अंदर, और एक छोटे बच्चे से उठवा लेते हैं कि लो भैया बच्चे उठा दो, हमें 10, इन 50 बच्चों में से 10 बच्चे चुनने हैं। तो 50 के 50 बच्चों के नाम उसमें डाल दिए, डिब्बे में डाल दिए, एक छोटे बच्चे से 10 उठवा लिए, जो भी आए वो चुन लिए। ना मैंने कुछ किया, ना बच्चे ने कुछ किया, ना किसी को कुछ किसी के साथ पक्षपात हुआ है, ईमानदारी के 10 बच्चे बिल्कुल आ गए हैं, है ना। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, 50 बच्चों में से 10 बच्चे आए, सबके समान, सबके चयन होने की समान संभावना थी, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया गया, तो उसमें डिब्बे में से बच्चे ने उठाया, सिंपल रैंडम सैंपलिंग है। अक्सर जो लॉटरी निकलती हैं, और जो जैसे झांसी का ही मैं महेश भाई का उदाहरण लेता हूँ कि हर जनपद का अपना डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, हमारे यहाँ जीडीए, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, हापुड़ में एचपीडीए है। तो ये मकान बनाते हैं और फिर लोगों को उनको बनाकर लॉटरी मेथड से दे देते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारे पास 50 मकान हैं और इनको हम नीलाम करना चाह रहे हैं, आइए। तो जो भी फार्म भर देंगे उन सबको इसी मेथड से, सिंपल रैंडम सैंपलिंग मेथड से, वो उन 50 मकान को, मान लो 1000 लोगों ने भर दिए, मान लो 100 ने भर दिए, चलो, या कम मान लो, अभी अगर 1000 होंगे, संख्या ज्यादा हो जाएगी, तो फिर वो बाउल वाला कॉन्सेप्ट ना करके फिर हम कंप्यूटर से रैंडम टेबल से फिर नाम निकालते हैं ना, क्योंकि नाम ज्यादा हो गए हैं। तो यदि कम है लोग, 100 नाम है, और उनमें से 20 को मकान देने हैं, तो 100 लोगों के साथ किया जा सकता है। एक बड़े डिब्बे में, बाल्टी में 100 लोगों के नाम भर दिए, एक छोटा बच्चा बुलाया जिसे पढ़ना नहीं आता, जिसे उनके बारे में पता नहीं है, वो उसमें अपना हाथ डालता है और वो ऐसे कर करके 20 नाम निकाल लेता है। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग का हमने यूज किया। क्लस्टर सैंपलिंग क्या होती है? क्लस्टर इसका नाम है, हिंदी में कहते हैं इसको गुच्छ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सैंपलिंग है। जब सिंपल रैंडम सैंपलिंग में तो आपने एक एक करके आदमी को चुन लिया, 20 नाम चुनने थे, बच्चे ने 1 उठाया,
दूसरा उठाया, तीसरा उठाया, 20 नाम, 20 पर्चियां निकाली, 20 के लोग आपके पास आ गए। लेकिन गुच्छ सैंपलिंग में हम ऐसे नहीं कर सकते। कई बार हमारे सामने स्थितियां ऐसी होती हैं कि हम इंडिविजुअल यूनिट को सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो हमें पूरे गुच्छे के रूप में लेने पड़ती है। तो इसे ऐसे समझ के चलिए, आप बाजार में गए, मयंक भाई आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, इसके बाद मैं रोक दूंगा, फिर कल करेंगे, काफी टाइम हो जाएगा क्लस्टर के बाद। मान लो बाजार में आप केले लेने के लिए गए, केला। अब आपने सबने मेरे ख्याल से जितने भी ऑनलाइन लेक्चर में जुड़े हुए हैं केले खरीदे होंगे। तो आप ऐसे थोड़ी करते हैं कि भैया 2 केले तो लूंगी इस गुच्छे से, या लूंगा, और 2 केले इससे दे दो और 2 इससे दे दो, और मेरे पास मुझे केले कर दो 1 दर्जन। वो कहेगा जी नहीं, आप गुच्छा ले लो जो भी आपको पसंद है, पूरा का पूरा गुच्छा उठा लो। तो सेब तो आप पसंद से ले सकते हो, लेकिन केला नहीं ले सकते, क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। तो केला का गुच्छा पूरा लेना पड़ेगा। तो जब हम पूरा गुच्छा लेते हैं सैंपल के रूप में, तो तब हम कहते हैं हमने क्लस्टर सैंपलिंग का यूज किया है। और ये कैसे यूज होती है मैं इसको बताता हूँ आपको। मान लो मैं इस पे चल रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट के व्हाइट बोर्ड पे। ये बहुत गहरी थोड़ी सी कॉन्सेप्ट है, कई बार सिंपल रैंडम में और क्लस्टर में अंतर पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना है। मान लो कोई रिसर्चर जो विजय है, वो ये देखना चाह रहा है कि कोई इनोवेटिव टीचिंग मेथड, जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग कह दो, है ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग कोई मेथड है, उसका बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है वो ये देखना चाहता है, बच्चों की अचीवमेंट पर। तो वो एक तो ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड लेता है, एक ट्रेडिशनल मेथड लेता है। अब ये सोचता कि किन पे करूं, तो ये कहता है कि मैं तो कक्षा 9 के बच्चों पे करूंगा, 9th क्लास पर साइंस सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। लो भैया, साइंस सब्जेक्ट ही पढ़ाना चाह रहा है। अब विजय ने क्या योजना बनाई कि भाई गाजियाबाद जनपद के ही बच्चे लूंगा, है ना। तो ये गाजियाबाद जनपद इसने पर्पसिव, अपने उद्देश्यपूर्ण जो है न्यायाधीश से चुन लिया। या हो सकता है कि ये क्या काम करे, वो उत्तर प्रदेश के पूरे सभी जिलों के नाम लिखकर एक बाउल में डाल दे, एक बाउल में, और एक बच्चे से इन जिलों में से नाम उठवाए, है ना, और कहे कि जी बच्चे से कहे किसी एक से आके एक नाम उठा दे, मैं वही जिला ले लूंगा अपनी स्टडी करने के लिए। तो एक तो ये तरीका हो गया। लेकिन इसमें खतरा ये होता है कि मान लो इसमें आ गया सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट, और है ये विजय गाजियाबाद का रहने वाला, तो उस रिसर्च को वहां करने के लिए जाने के लिए जो है बहुत श्रम, धन और समय लगेगा। तो कई बार जनपद जैसी चीजों को हम पर्पसिवली ले लेते हैं। तो इसने गाजियाबाद जनपद चुन लिया। अब इसकी योजना ये थी कि मैं 40 बच्चों का एक सेक्शन बनाऊंगा, 40 बच्चों का एक सेक्शन बनाऊंगा, एक को पढ़ाऊंगा ब्रेन स्टॉर्मिंग से, ब्रेन स्टोरिंग मेथड से, एक को ट्रेडिशनल से। ये योजना थी कि 40-40 बच्चे लूंगा, उनका एक एक सेक्शन बना दूंगा, और एक को ये पढ़ा दूंगा, इसको एक से। ये वाली योजना थी इसकी। अब भैया ये गया स्कूल में। अब मान लो इसने स्कूल सारे यूपी बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड के गाजियाबाद में थे मान लो 250 स्कूल, उदाहरण के लिए मान लो यूपी बोर्ड के 250 स्कूल थे। एक स्कूल चुन रहा था सिंपल रैंडम सैंपलिंग से, कंप्यूटर के माध्यम से, या बच्चे से जो ये वाला मेथड था, उसे एक स्कूल निकाल लिया। वो आ गया मान लो सरस्वती शिशु मंदिर आ गया, ये वाला आपका शास्त्री नगर वाला, मान लो सरस्वती शिशु मंदिर, ये एक आ गया। तो अब इसमें से इसे 40 बच्चों का एक सेक्शन बना था, एक दूसरा 40 बच्चों का, और फिर अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करना था। तो तरीका ये था सही दोस्तों कि भाई सरस्वती विद्या मंदिर में कक्षा 9 के साइंस के बच्चे थे, मान लो 400 बच्चे थे, सरस्वती शिशु मंदिर के 400 बच्चे थे। तो सही तरीका ये था कि विजय इन 400 बच्चों से 80 बच्चे, 40 और 40, 80 बच्चे चुनता रैंडमली उसी मेथड से, या तो सिस्टमेटिक मेथड से चुनता, या लॉटरी मेथड से चुनता, या कंप्यूटर पर तालिका बना देती, रैंडमली कंप्यूटर जनरेट करके देता इस नंबर का बच्चा लेना चाहिए स्टडी में। तो तरीका यह था कि 40 बच्चे चुने जाते 400 में से, और 80 बच्चे चुने जाते, और इन 80 बच्चों के 40-40 बच्चों के 2 वो सेक्शन बनाता, ये होना था। लेकिन हुआ क्या, मान लो हुआ ये कि जो प्रिंसिपल था उसने कहा कि देखो विजय जी, आप रिसर्च कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, देश की और शिक्षा में योगदान कर रहे हो, देश की प्रगति में योगदान कर रहे हो, और मैं आपको शिशु अपने मंदिर में रिसर्च की अनुमति भी देता हूँ। लेकिन मैं अपने यहाँ ये जो आप जोड़ तोड़ सोच रहे हो ना कि 400 में से 80 निकाल लूं, फिर 40 का एक बना दो, भाई मैं ऐसे नहीं होने दे सकता। मेरे पूरे स्कूल की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आप जो ये सेक्शन चल रहे हैं,
ABCD, मान लो 4 सेक्शन है कक्षा 9 के उनके पास में, या 5 है या 6 जितने भी हैं, कि जी मेरे पास ये 10 सेक्शन है कक्षा 9 के, इन 10 में से आप 2 ले लो। तो यानी 10 सेक्शन है कक्षा 9 के और उसमें से 9, 10 सेक्शन है सेक्शन, और उसमें से कही कि जी 2 ले लो, कोई से भी 40-40 बच्चों वाले लो। अब इतनी गहराई में मत जाना कि जी एक में 56 बच्चे हुए और एक में 44 बच्चे हुए तो क्या होगा, है ना, कभी ये दिमाग ज्यादा थोड़ा आने लग जाओ। तो वो बात की बातें हैं, यदि 56 हुए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टडी में हम 40 ही शामिल करेंगे, पढ़ाएंगे 56 के 56 को, पर बाद में स्टडी में 40 ही शामिल कर लेंगे। यहाँ 44 है, यहाँ भी 40 को शामिल करेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ना, है ना। चलो वो बात की बात है। अब उन्होंने कहा कि ये 40 बच्चे ले लो, 40 बच्चों का सेक्शन ले लो, कोई सा भी सेक्शन। तो अब जो इस मेथड में यूज हो रहा है, ये याद करो केले वाला सिस्टम है। आप केले लेने गए, उसने कहा जी मैं नहीं तोड़ने दूंगा एक एक केला आपको। प्राचार्य ने कहा स्कूल के ने, जी देखो विजय जी मैं नहीं तोड़ने दूंगा बच्चों को, ऐसे करके 40 का आप ग्रुप बनाओ, 40 का बनाओ, मेरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। पूरा सेक्शन, पूरा गुच्छा उठा लो केले का जो पसंद है, पूरे सेक्शन उठा लो जो पसंद है। तो पूरे सेक्शन इंटैक्ट रूप में लिए गए, इंटैक्ट, उनमें कोई भी आपने जोड़ तोड़ नहीं करी है। तो यहाँ जहां इस प्रकार इंटैक्ट रूप में आप सिलेक्शन करते हैं, गुच्छों के रूप में करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट को नहीं चुनते हैं एक एक करके, तब कहते हैं आपने क्लस्टर सैंपलिंग का यूज किया है। क्लस्टर सैंपलिंग यानी गुच्छों के रूप में। क्लियर है बात? यस सर। हाँ, तो ये याद रखना। आपसे कोई कहेगी जी सिंपल रैंडम सैंपलिंग और क्लस्टर सैंपलिंग दोनों ही प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का हिस्सा हैं, पर फिर अंतर क्या है इनमें? तो आप कहोगे कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग में हम एक एक करके व्यक्ति को चुन सकते हैं। एक एक व्यक्ति अपनी पसंद का, या अपनी पसंद का नहीं, मतलब रैंडमली कोई भी एक एक व्यक्ति चुना जा सकता है। लेकिन क्लस्टर सैंपलिंग में पूरा गुच्छा लेना पड़ता है, एक एक नहीं ले सकते। तो सेक्शन का जो बनाना चाहता था विजय, वो नहीं बना पाया, उसको पूरे के पूरे सेक्शन लेने पड़े। तो एक क्लस्टर के रूप में आ गए, गुच्छ के रूप में सेक्शन आ गए, तो इसको कहते हैं क्लस्टर सैंपलिंग। इसी में इंटरवल सर इसी में आता है क्या? इंटरवल सर, इंटरवल नहीं, मैंने तो इंटरवल नहीं सुना। इंटरवल कोई वर्ड मैंने सैंपलिंग में सुना ही नहीं अभी से। इंटरवल मैंने नहीं सुना भाई। चलो आगे आते हैं, कुछ कंफ्यूजन होगा। अब क्लस्टर सैंपलिंग से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक भाग है, कुछ रिसर्चर और कुछ जो है किताब में तो उसको लोग अलग ही एक टाइप बना देते हैं, मल्टी स्टेज। लो भैया, वो अलग ही सैंपलिंग का एक टाइप बना देते हैं। तो मैं जो अपनी पुस्तक लिख रहा हूँ, मैंने उसमें ये एक ही साथ लिखी है, ये क्लस्टर सैंपलिंग का ही एक भाग होता है। क्लस्टर सैंपलिंग है ना, तो इसमें अंतर क्या है भैया? और ये मल्टी स्टेज है, मल्टी स्टेज। सर हाँ सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही? बताओ भाई। आप नहीं शो हो रही है, इसको नहीं शो हो रही, वो रिफ्रेश करे अपना डेटा। हाँ, अपना वो आपको रिफ्रेश इसके कीजिए। प्रॉब्लम चलिए, है। तो क्लस्टर सैंपलिंग का ही एक आगे का भाग होता है मल्टी स्टेज। कुछ लोग इसको बिल्कुल अलग टाइप बता देते हैं, तो कोई हमें झगड़ा नहीं किसी से भाई, जिसको अलग बताना कि मल्टी स्टेज एक अलग प्रकार की सैंपलिंग होती है, ठीक है। कोई कहता है कि हम कह रहे हैं कि क्लस्टर का ही एक भाग होता है, तो वो भी ठीक है। दोनों बातें समझ लेते हैं क्या होता है। क्लस्टर स्टेज सैंपलिंग में केवल वन स्टेप होता है, केवल एक स्टेप। आज ये पेन कर रहा है गड़बड़, इसकी शायद निब चेंज करनी पड़ेगी। वन स्टेप है ना, और मल्टी स्टेज में होते हैं मल्टी स्टेप। लो भैया, तो याद रखने की जरूरत है, मल्टी स्टेज सैंपलिंग में भी लिए क्लस्टर ही जाते हैं, लेकिन कई स्टेजेस पे जाके लिए जाते हैं। और क्लस्टर सैंपलिंग में केवल एक स्टेप होगा, सीधे वहीं पे क्लस्टर ले लिए जाएंगे। तो दोनों में प्रक्रिया एक ही है, गुच्छे ही दोनों में लिए जाते हैं, लेकिन क्लस्टर में एक स्टेप, पहला स्टेप आया उस पर गुच्छा ले लिया, और मल्टी स्टेज में कई लिए जाते हैं। तो ये अंतर क्या है इसमें दोनों में? तो क्लस्टर सैंपलिंग का जो मेन की पॉइंट है, जो जिससे नेट के प्रथम परीक्षा में जब मैंने दिया था, शायद पहली बार नेट 2011 की बात होगी शायद, तब ये क्वेश्चन आया था इससे। जब आपकी पॉपुलेशन ज्योग्राफिकली स्कैटर्ड होती है, मतलब भौगोलिक रूप से बिखरी हुई होती है,
तब आप क्लस्टर सैंपलिंग का यूज करते हैं, क्योंकि फैली हुई है तो गुच्छों के रूप में आप लेंगे, है ना। और जब वाइड बहुत बड़े स्तर पर, राष्ट्र देश के स्तर पर फैली हुई हो, तब मल्टी स्टेज को लेते हैं। तो ये दोनों में ज्योग्राफिकली ये की टर्म्स हैं। आपको भविष्य में जब और अच्छी तैयारी करेंगे, ये बहुत ही अच्छे से याद करना रखना पड़ेगा, और चालाकी के साथ ये इन चीजों को तुम्हें गौर देनी पड़ेगी कि जो भी कॉन्सेप्ट होती है उसमें कोई एक ऐसी चीज छिपी हुई होती है जिससे उसका मीनिंग भी स्पष्ट हो जाए और जिससे प्रश्न आते हैं। तो क्लस्टर स्टेज सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग कब यूज होती है? ज्योग्राफिकली स्कैटर्ड पॉपुलेशन हो और उससे सैंपल लेना हो, ज्योग्राफिकली स्कैटर्ड। सिंपल रैंडम सैंपलिंग कब यूज होती है? जब आपके पास पूरी पॉपुलेशन का फ्रेम तैयार होता है और होमोजीनियस पॉपुलेशन होती है। तो ये अभी मैं आगे लिख के लेके आया हूँ, आएंगी सारी चीजें मैं बारीक बारीक लिख कर लेके आया हूँ, ताकि आप लोगों से कोई गलती ना हो जाए कभी, है ना। तो उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो मल्टी सैंपलिंग में, क्लस्टर सैंपलिंग में आप सीधा एक स्टेप लेते हैं और अपना काम कर देते हैं, पूरा गुच्छा ले लेते हैं। मल्टी स्टेज में आपको कई स्टेज यूज करने पड़ते हैं, और ज्योग्राफिकली पॉपुलेशन बिग वाइड एरिया पर, नेशनल लेवल पर वो स्कैटर्ड होती है, तब उसको नैरो करते हुए लाते हैं। तो मान लो राज्य सरकार को एक रिसर्च कराना चाहती है कि हमारे भारत में स्नातक छात्रों की जो वो है एनरोलमेंट रेशो क्या है, मान लो उदाहरण के लिए ऐसे ही। तो वो क्या कहते हैं कि भारत के पूरे राज्यों की लिस्ट तैयार करेंगे, 1 2 3 4 5 पूरी 27 28 पूरे राज्यों की लिस्ट लो तैयार हो गई है ना। अब उन राज्यों से वो कहेंगे कि सब राज्यों की नहीं हो सकती ना एक साथ स्टडी, तो चलो सारे राज्य पूरे भारत के, इनमें से 2 राज्य लेते हैं कोई। फिर दूसरे स्टेज पे उन्होंने 2 राज्य लिए, उन 27 में से 2 राज्य चुने, दो स्टेज हो गई। अब वो कहते हैं पूरे राज्य की स्टडी तो संभव नहीं है, इतने लाखों बच्चे हैं। तो इन स्टेट्स में फिर वो कहते हैं कि चलो जितने जिले हैं उन जिलों में से 10% जिले ले लो। तो तीसरी स्टेज आ गई, आपने जिले चुन लिए। अब आपने 5 जिले लिए, अब पूरे 5 के 5 जिलों के भी बच्चों की स्टडी संभव नहीं है, टाइम की और मनी की और लेबर की दृष्टि से। तो आप कहते हैं कि चलो एक जिले में से अगर जितने भी उसमें ब्लॉक हैं उनमें से 2 ब्लॉक ले लो। अब आप ब्लॉक पे आ गए एक स्टेज पे। अब आप कहते हैं एक ब्लॉक में है भाई 1000 स्कूल या 600 स्कूल, तो भाई 600 स्कूल की भी स्टडी नहीं की जा सकती। तो चलो इन स्कूल्स में से आप ले लो 10% स्कूल, 100 स्कूल ले लो। तो यानी आप राज्यों से, देश से आए राज्यों पर, राज्यों से आए जिलों पर, जिलों से ब्लॉक पर, और ब्लॉक से आए स्कूल पर। अब आपने स्कूल पूरे एक गुच्छे के रूप में उठा लिया, पूरा स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर पूरा का पूरा ले लिया, इधर वो मारिया माउंटेन्स मारिया का कोई स्कूल ले लिया, इधर कोई जीडी गोइन का ले लिया, पूरा स्कूल उठा लिया आपने, है ना, और उसकी स्टडी करे। तो स्कूल जो उठाया गुच्छे क्लस्टर के रूप में उठाया, पर आए कहां से? आप कई स्टेज पार करके आए। तो ये मल्टी स्टेज, जिसमें एक से ज्यादा स्टेप हो सैंपलिंग में, वो मल्टी स्टेज कहलाती है। लास्ट में क्लस्टर ही उठाते हैं पूरा। तो ये इसीलिए इसको बहुत लोग क्लस्टर सैंपलिंग का ही बड़ा रूप कहते हैं कि भाई स्टेजेस आपने कई करी पर उठाए आपने आके वो क्लस्टर ही बाद में। तो मल्टी स्टेज सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग क्लियर है। ज्योग्राफिकली स्कैटर्ड हो पॉपुलेशन तब करते हैं, और गुच्छों के रूप में पॉपुलेशन लेते हैं। जब हम जोड़ तोड़ ना कर पाए, इंडिविजुअल यूनिट को ना चुन पाए, तब क्लस्टर सैंपलिंग का यूज करते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? यस सर। यस सर। तो बस ठीक है। अब जो है यहाँ से आगे की बात, जो ये सैंपलिंग की और सिस्टमैटिक स्ट्रेटिफाइड, इन सबको कल डिस्कस करेंगे, और घबराने की जरूरत नहीं है और इस लेक्चर को छोड़ने की जरूरत नहीं है। देखो मैं बहुत बारीक बारीक आपके लिए लिख के लेकर आया हूँ। व्हेन टू यूज, होमोजीनियस पॉपुलेशन होनी चाहिए, जनरलाइजेशन इंपॉर्टेंट हो, और लिस्ट उसकी अवेलेबल हो। यही है वो क्वेश्चन जो ये व्हेन टू यूज लिखा हुआ है ना, जहां जो क्वेश्चन पेपर में आपके आते हैं। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग से जो मैं लिख के लेकर हूं, कोई क्वेश्चन बाहर हो ही नहीं सकता। केवल आपको इतना पढ़ना है, जीवन भर के लिए आश्वस्त रहेंगे आपका, चाहे रिसर्च हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे कोई रिटन एग्जाम हो। क्लियर है? हिंदी में पीडीएफ मिल जाएगी इसकी? हाँ, हिंदी में मिल जाएगी। ये काम मयंक जी का और अभिषेक जी का है, अभिषेक राय है, वो दोनों में से आपको ही उपलब्ध करा देंगे, है ना। तो ये आशुतोष राय सर, आशुतोष राय है ना। अच्छा, ये क्लस्टर सैंपलिंग है। ये इसमें मैं ये लिख के लाया हूँ कि लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, यही है जो बातें जो क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती हैं। एक शोधकर्ता जिस पॉपुलेशन पर शोध करना चाहता है वह बड़े भौगोलिक भूभाग में फैली हुई है, उसे निम्न में से कौन सी सैंपलिंग मेथड का प्रयोग करना चाहिए?
अच्छा अब आप करोगे ज्योग्राफिकली स्कैटर्ड है, बड़े एरिया में फैली हुई है, इसका मतलब एक एक नहीं चुना जा सकता, कुछ गुच्छों के रूप में लेना पड़ेगा, क्लस्टर सैंपलिंग का यूज होगा। यही है वो पॉइंट्स जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं हर सैंपलिंग मेथड से वो चीजें लिख के लाया जिनसे क्वेश्चन आते हैं, और मेरा ये 99% विश्वास का स्तर है कि क्वेश्चन इनसे कोई बाहर नहीं जाएगा, जो ये आप अगर ये पढ़ लेंगे। कभी जीवन में सैंपलिंग का कोई क्वेश्चन, इवन असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में भी, इतना इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो साथियों, आज के इस लेक्चर में हमने कई सारी गंभीर बातें डिस्कस करी हैं, उसमें थोड़ा स्टैटिकली भी जो है थोड़ा हम डीप में चले गए। टाइप 1 टाइप 2 एरर, उनका सार्थकता के स्तर के साथ उनका क्या संबंध है, बढ़ाने घटाने से क्या प्रभाव पड़ता है, एक स्तर पर यदि कोई परिकल्पना नल हाइपोथेसिस स्वीकार या अस्वीकार होती है तो दूसरे स्तर पर उसकी क्या स्थिति होगी, हमने ये भी डिस्कस किया है। उसके बाद हमने कुछ डाटा कलेक्शन टूल्स, टेक्निक्स, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशंस के बारे में आज हमने डिस्कस किया, और साथ में लास्ट में हमने सैंपलिंग के 2 मेथड भी हमने करे हैं। तो ये बाकी का बचा हुआ लेक्चर हम कल क्लियर पूरा करेंगे। तो अब मैं हैंड ओवर करता हूँ मंच को मयंक जी के हाथ। थैंक यू सर। वेलकम। अगर कोई विद्यार्थी सर से Thank you, कोई sir. प्रश्न पूछना चाहता है, हाँ, कोई पूछना चाहता हो, कोई डिस्कशन करना चाहता स्वतंत्र है। है, सर एक प्रश्न है। लाइव क्लास का यही तो फायदा है। सर एक प्रश्न है, मैं विजय कुमार बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, विजय आ गया, नाम तो मुझे दिख रहा है। सर एक क्वेश्चन था, हाँ जैसे कोई डेटा है उसमें हम मीन मोड मीडियन कौन सा चूज करते हैं। मान लो 10 नंबर्स दे रखे हैं मेरे सामने, हाँ, उनमें कौन सा मीन लगेगा, मोड लगेगा, मीडियन लगेगा, ऐसा क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है। मतलब मैं तो समझ नहीं पा रहा भाई, आपके सामने कोई डाटा है? यस सर, जैसे हम मीन निकालते हैं, मोड निकालते हैं या मीडियन निकालते हैं, क्वेश्चन था कि भाई कौन सी चीज यूज करनी है इसमें? यस सर। अरे तो वो तो बहुत आसान सी चीज है। हालांकि आपका एक लेक्चर में मैं बताता रहा हूँ, आपका एक स्टैटिक्स पे छोटा सा लेक्चर मैंने तैयार किया है, आपके सारे धुंध जो है वो सब खत्म हो जाएंगी। हमारे रिसर्च का जो उद्देश्य है वहां से, है ना, और जो वेरिएबल्स हैं और जो मेथड है रिसर्च डिजाइन है, उससे तय होता है कि हमारी स्टैटिक्स कौन सी होगी। भाई स्टैटिक्स के 2 प्रकार हैं, मेन जो टाइप्स हैं वो स्टैटिक्स को 2 भागों में, एक तो थ्योरेटिकल स्टैटिक्स होती है और एक होती है अप्लाइड स्टैटिक्स। थ्योरेटिकल स्टैटिक्स काम होता है मैथमेटिक्स और स्टैटिशियंस का, वो पढ़ते हैं जहाँ पे थ्योरी जनरेशन करते हैं। कोई कहता है मैं एमएससी स्टैटिक्स से कर रहा हूँ, मैं एमएससी मैथ से कर रहा हूँ, तो इसका मतलब वो लोगों की थ्योरेटिकल स्टैटिक्स। अप्लाइड स्टैटिक्स क्या होती है? भाई हम कुछ नहीं करेंगे, जो उन लोगों ने कर लिया, जो उन्होंने निकाल के दे दिया, हम उसका यूज करेंगे अपनी स्टडी में, तो वो होती है अप्लाइड स्टैटिक्स। अप्लाइड स्टैटिक्स के फर्दर 2 भाग होते हैं, बहुत बारीक सा विश्लेषण है, और ये मैंने बना रखा आगे के लेक्चर के लिए, मैंने पूरा डायग्राम बना रखा है। आप जितने इस लेक्चर में जुड़े हुए लोग हैं, जीवन में कभी मात नहीं खाएंगे अगर उस केवल एक डायग्राम को याद कर लेंगे, है ना। तो फर्दर उसके 2 भाग होते हैं, डेस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स। तो डेस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में मीन, मोड, मीडियन, जिन्हें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, मेजर्स ऑफ पोजीशन कहते हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन कहते हैं, मेजर्स ऑफ शेप्स कहते हैं, कोरिलेशन उसी में आता है, हमारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी जो आती है जो हम, और ये बार चार्ट और ये जो बनाती है सब उसमें आते हैं, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स का हिस्सा। इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स, जिसे इंडक्टिव स्टैटिक्स भी कहते हैं, फर्दर 2 भागों में बांटा जाता है, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक में। तो ये जो मीन, मोड, मीडियन है, इनका हम पहले ही अपने रिसर्च में देख लेते हैं कि हम करना क्या चाहते हैं। तो आपके 90% रिसर्चेज में मीन ही यूज होता है जब आप 2 समूहों की तुलना कर रहे हो। जब आप 3 समूहों की तुलना कर रहे हैं, 2 समूहों की तुलना कर रहे हैं, तो मीन यूज होगा, एसडी यूज होगा, टी टेस्ट लगेगा। समूह 3 हो गए, एफ टेस्ट लगेगा, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन लगेगा। तो ये आपको पढ़ते हुए सब पता चल जाता है, आपका रिसर्च किस टाइप का है, उस टाइप का पता चल जाता है। अब कुछ स्टडी ऐसी होती है जहां हमारा केवल हमें कोई ट्रेंड पता करना होता है। आजकल लड़कियां फैशन में किस प्रकार के कपड़े पहनना पसंद कर रही हैं, हमें ये मोटा मोटा देखना है। तो लोग क्या करेंगे, भाई आपके यहाँ एक दिन में लड़कियों ने किस प्रकार के कपड़े खरीदे, हमें आज की रिपोर्ट दो, आपके यहाँ किसने खरीदे वो रिपोर्ट दो, वो दो। तो हम मोड ज्ञात कर रहे हैं। तो जो ट्रेंड के बारे में एक मोटा मोटा कार्ड हम एस्टिमेशन करते हैं, हम वहाँ मोड निकालते हैं। तो आपके रिसर्च का जो टाइप है, क्या करना चाह रहे हो, वो उससे तय होता है कि आपके यहाँ रिसर्च में कौन सी स्टैटिक्स लगेगी। क्लियर है? अभी वो करेंगे हम डिस्कस, घबराने की जरूरत नहीं, आगे के लेक्चर में आएगी पूरी, है ना। तो ये वहां ऐसे पता चलता है हमें। हाँ, मान लो टी टेस्ट है, अब टी टेस्ट में कहीं मीडियन आती ही नहीं, उसका यूज होता नहीं, तो आप मीडियन कैसे लगाओगे भाई अपने टेस्ट में? पैरामेट्रिक टेस्ट में आएगा सर, नहीं आती।
हाँ वो तो खैर आगे डिस्कस करेंगे, पैरामेट्रिक टेस्ट भी आते हैं, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, रिग्रेशन एनालिसिस है ना, वो सब इसी में आते हैं, वो आगे करेंगे डिस्कस। क्लियर है? सर हाँ सर एक क्वेश्चन थोड़ा सा पूछना है। हाँ अरविंद जी पूछिए। जी, प्राचल के मान जो होते हैं और सांख्यिकी के जो मान निकलते हैं उनके बीच जो अंतर आता है, हाँ तो वो कौन सी त्रुटि मानी जाएगी, मानक त्रुटि या प्रतिदर्श संबंधी त्रुटि? प्रतिदर्श, वो देखो प्रतिदर्श संबंधी त्रुटि तो वो होती है जो आपके सैंपलिंग से संबंधित है ना। और मानक त्रुटि कहलाएगी स्टैंडर्ड एरर, जो पॉपुलेशन के मान के और सैंपलिंग के मान के बीच की होगी, लेकिन वो हाइपोथेटिकल होती है, क्योंकि आप सैंपल उसका पॉपुलेशन का मीन कभी निकाल ही नहीं सकते। भाई 2 लाख बच्चे हैं गाजियाबाद जनपद में, उदाहरण के लिए चलो मान लो 50,000 बच्चे हैं गाजियाबाद जनपद में, तो प्राचल का मान जिसकी आप बात कर रहे हैं वो तब निकल कर आ सकता है यदि आप पूरे 50,000 बच्चों से एक एक बच्चे का डेटा लें, उसका मीन निकालें, फिर उससे जो सैंपल लिया है उसका मीन निकालें, और जब दोनों का अंतर देखें तो ये हाइपोथेटिकल होती है, ये जो दोनों के मान की होती है ना। तो दोनों के मान स्टैंडर्ड एरर होती है, जो दोनों के मान के अंतर की बात करेंगे। तो सर ये जो आंसर इसमें आयोग ने जो है जो सर प्रतिदर्श संबंधी त्रुटि माना है। हाँ तो हो सकता है गलत मानो, हमने भी बहुत सारे ऑब्जेक्शन लगा रखे हैं, और बाकी प्रश्न मुझे भेज देना। नहीं सर, जब पहले आंसर की आई थी तो मानक त्रुटि माना था उसने, स्टैंडर्ड जब संशोधन करके आई है तो दोबारा हमारा तो उसने सही माना मानक त्रुटि, हमारा तो मुझे तो याद आ रहा शायद मानक त्रुटि था हमारा सही। नहीं, फिर मानक त्रुटि को फिर गलत, पहले जो आंसर किया है उसमें मानक त्रुटि माना था, लेकिन उसको फिर गलत मान लिया गया। फिर उसने क्वेश्चन क्या था आपका, पॉपुलेशन और वो वाला था, सैंपल वाला था? जी वो था द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ पैरामीटर एंड दैट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टैटिस्टिक्स इज नोन एज। प्राचल के मान और तत्संबंधित सांख्यिकी के बीच का अंतर जाना जाता है। हाँ तो हो सकता है वो सही हो, मैं अभी बताता हूँ आपको, मैं 1 मिनट रुकिए बस, केवल मैं अपने ये वो लगा लेता हूँ जरा। अरविंद जी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हाँ नहीं कोई बात नहीं, वो बढ़िया क्वेश्चन है, हो सकता है मुझे टॉपिक रिलेटेड आप होंगे ना तो ज्यादा बेहतर। हाँ टॉपिक भी आएंगे, वो मैं अभी सर ने अभी बताया कि सर स्टैटिस्टिक्स का आएगा, स्टैटिस्टिक्स का अलग से पार्ट बताएंगे। हाँ मैं करता हूँ। उसमें आप अगर पूछेंगे तो मुझे लगता है इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आपको स्वयं मिल जाएगा। वो मैंने तैयार कर रखा है, उसको कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि वो हो सकता है मैं छोड़ दूं, ऐसा नहीं होगा, मुझे सब चीजों का ध्यान है, वो आपको मैं बता के चलूंगा। देखो ये पॉपुलेशन थी और ये सैंपल दिख रही है ना, विजिबल है स्क्रीन, तो अब जी हाँ तो ये कहना चाह रहे हैं कि यदि हम पॉपुलेशन के एक एक व्यक्ति का मीन निकाल लें, वो आए मान लो 40 है ना, पॉपुलेशन के एक एक व्यक्ति का, और इस पॉपुलेशन से जो सैंपल लिया था हमने, मान लो क्लस्टर, सिंपल रैंडम, कोई सी सैंपलिंग से हमने कोई इसका एक छोटा हिस्सा लिया सैंपल, और हमने इसकी स्टडी करी, और मान लो इसका मान आया 41 है ना, या इसका 39 आया, जो भी आया, तो ये कह रहे हैं कि ये इस मीन के बीच और इसके बीच जो अंतर है वो क्या कहलाएगी, वो वाली त्रुटि। हाँ तो ठीक है, ये सैंपलिंग एरर कहलाएगी, प्रतिदर्श त्रुटि कहलाएगी, बिल्कुल ठीक है। ये सैंपलिंग सैंपल और पॉपुलेशन के मान के बीच की त्रुटि प्रतिदर्श त्रुटि होगी, ठीक है। और बाकी मैं इसको स्टैंडर्ड एरर को और सैंपलिंग को एक बार जब नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम करेंगे, स्टैटिक्स पढ़ेंगे, तब क्लियर कर लेंगे, ठीक है सर। लेकिन AK सिंह वाली किताब में उसने मानक त्रुटि मतलब मानक त्रुटि मान रहे हैं। मैं आपसे बताना यही चाह रहा हूँ कि मेरा मानक त्रुटि ही ठीक था, लेकिन इसको अब जैसे आपने बताया कंफ्यूजन सा मुझे भी हुआ, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम कंफ्यूजन को दूर कर लेंगे बिल्कुल। और ये मानक त्रुटि ही मेरा इसका उत्तर मुझे याद आ रहा, मेरा सही माना गया था, है ना। बाकी इसको अगले नेक्स्ट लेक्चर के लिए रख लेते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर इस प्रकार के 2 प्रश्न हैं और दोनों की भाषा में, शब्दों में थोड़ा डिफरेंस है। हाँ तो कोई नहीं, इसको एक में स्टैंडर्ड एरर, एक में सैंपलिंग एरर आ रहा है, इसमें सैंपलिंग एरर ही होगा, जो इनका एक क्वेश्चन है इसमें सैंपलिंग एरर ही होगा। लेकिन एक और थोड़ा इसी टाइप का क्वेश्चन और पूछा जाता है तो उसमें स्टैंडर्ड एरर होता है। लेकिन बेटा जैसे अभी आपने प्रश्न पूछा, सर मैं थोड़ा इनसे कहना चाहूंगा कि तो सर को ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ा कि ये सैंपल होता है, सैंपलिंग होती है, उससे बेटा क्या थोड़ा टाइम भी वेस्ट होता है। अगर आप टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन करोगे तो टॉपिक सर ने बता दिया कि ये सैंपलिंग है, ये सिंपल रैंडम सैंपलिंग है। जब आप सिंपल रैंडम सैंपलिंग देख लोगे तब आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन करोगे तो आपको भी समझ में आएंगे और जो प्रतिभागी जुड़े हुए हैं उनको भी अच्छा प्रश्न है,
इसने इन्होंने पूछ लिया, वो यही पूछना चाह रहे हैं जो ये मैंने ये बनाया कि पॉपुलेशन के एक एक व्यक्ति का मीन निकाल लो और सैंपल का एक एक मीन निकालो, तो दोनों के बीच यदि कोई अंतर आया तो वो अंतर क्या कहलाएगा, वो था, उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कोई बात नहीं, इनका अच्छा प्रश्न है ये, और जैसा आपने बताया ये दो बदल के क्वेश्चन आते हैं और जी, दोनों में जी। हमेशा कंफ्यूजन रहता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? जी, Thank तो अभी एक चक्कू है, अगर उनका हैंड रेज अगर कुछ पूछना हाँ। चाहें तो। हाँ कोई बात नहीं, पूछो आप। हैंड रेज जो कर रखे हैं, मेहमान के चलते हैं, उनको कुछ पूछना है, हाँ हाँ अदरवाइज आप हैंड रेज मत किया करें। विपिन कुमार जी 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 सर, पूछना है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा नितिन सर को और आज के इस लेक्चर के आयोजन मंडल को। सर एक जिज्ञासा थी मेरी आज के टॉपिक पे। हाँ 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 हम लोग एक बार टॉपिक पूछिए चर्चा कर रहे विपिन जी। हैं सिंपल रैंडम मेथड पे कि हाँ किन्हीं 100 में से 10 का चयन किया जाना है और एक हाँ बाउल में 100 पर्चियां डालकर किसी बच्चे से कहते हैं कि उसमें से 10 पर्चियां निकाले। हाँ तो जब पहली पर्ची निकालेगा कोई बच्चा तो उसके हाँ चयन की जो संभावना है, यानी जो हाँ अपॉर्चुनिटी है, वो 1/100 आएगी। हाँ और वहीं उस पर्ची को जब हम बाहर निकाल के रख देंगे बॉल से और दूसरी हाँ पर्ची को निकालेंगे तो उसके हाँ चयन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/99 रहेगी। हाँ बिल्कुल सही बात इस है। तरीके से जब सबसे लास्ट व्यक्ति चयनित होगा तो वो 1/90 हो जाएगा। हाँ यानी जैसे जैसे बाउल में पर्चियों की संख्या कम होती जाएगी वैसे वैसे चयन की जो अवसर है वो बढ़ते जाएंगे। हाँ फिर तो हम एक इसको तो इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे बोल सकते हैं फिर? हाँ तो ये देखो दो तरह से कर सकते हो आप। एक तो कहते हैं जी। सैंपलिंग, सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट, और एक होती है विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना। तो जी, जी, जी। जो आप ये बात कह रहे हो, जो 10 बच्चे आप ले रहे हो 100 में से, तो जब आपका सैंपल साइज, पॉपुलेशन ही छोटी है और सैंपल साइज छोटा है, तब तो ये मैटर करता है कि आप कहो कि जी देखो 100 में से अब ये 9 निकल गए, 10वें के लिए तो इतनी प्रोबेबिलिटी कम रह गई। तो एक तो ये जी, बात जी। हुई कि ये छोटे सैंपल पे ही लागू होती है। जब आपका सैंपल लाखों में होता है, बहुत बड़ा होता है, कई 100 में होता है, तब इस वाली बात पे विचार नहीं किया जाता। एक बात ये हुई। जी, जी। दूसरी बात ये कि यदि किसी को लगता है ऐसा कि 100 में से ही मुझे 10 लेने हैं और मुझे इससे बचना जी। है, तो आपको क्या करेंगे, जी, आप सैंपल विद रिप्लेसमेंट करेंगे, है ना। जी। आपने पहला व्यक्ति चुना और चुनने के बाद में उसका नाम लिख लिया, कपिल को चुन लिया गया, कपिल का लिस्ट में नाम लिख लिया, लेकिन वो पर्ची दोबारा से मोड़ी और वापस उसी बाउल में डाल दी, तो अब कितने लोग हो गए फिर से उसमें? 100 ही हो गए। अब फिर दूसरा जी। उठाएंगे आप, है ना। दूसरा कपिला, रोहन आया, रोहन का नाम लिस्ट में लिख लिया, पर्ची दोबारा मोड़ी और फिर वहीं डाल दी, फिर कितने लोग हो गए उसमें? 100। तो बार बार जब आप सैंपल उठाएंगे 100 में से ही उठाएंगे। तो यदि आपको यही है कि सबकी प्रोबेबिलिटी बराबर हो, तो आप उनको जिनको चुन लेते हैं उनका नाम लिखकर दोबारा से उसको डाल सकते हैं। तो सैंपल विद रिप्लेसमेंट और सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट, दो ये मेथड यूज होते हैं सिंपल रैंडम में, है ना। क्लियर है? जी, जी, थैंक यू सर। ये जो 100 में से 10 वाला बात आई वो तो समझ में आ गया कि एक व्यवहारिक नजरिए से हम देखें इसको कि जब हाँ। बहुत बड़ा सैंपल होता है लाखों की संख्या में, तब ये हाँ। मैटर नहीं करता फ्रैक्शन की सब मैटर नहीं 1/100 है, 1/1000 है। लेकिन जब बिल्कुल। बात इसको हम लोग आगे क्लस्टर के संदर्भ में बात कर रहे थे कि विद्यालय में 40-40 के 10 सेक्शन रहते हैं हाँ और प्रिंसिपल ने ये रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि नहीं साहब, हम केवल अपना क्लास डिस्टर्ब नहीं करेंगे और 2 सेक्शन आपको दे देंगे। हाँ अब जो रिसर्चर है उसके साथ समस्या ये आ रही है कि 10 सेक्शन में से वो 2 सेक्शन का चयन करने जा रहा है। हाँ उसके लिए वो फिर आवाज चली गई विपिन तुम्हारी। फिर से बढ़ जाएगा। हाँ तो वो वहाँ विद रिप्लेसमेंट करे ना, वो पर्ची निकाले, 10 सेक्शन है, ABCDEFGHIJKL पूरे लिख के, और वो पहले एक बच्चे से सेक्शन उठवा ले, एक में आ गया B, अब वो फिर से उस पर्ची को दोबारा उसी में डलवा दे, तो वहां उसमें निकल का जाएगी, है ना। तो विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट दो ये टर्म होती हैं। और यदि सैंपल आपका पॉपुलेशन ही कम है या बहुत कम संख्या में लोग हैं जहां से लिया जाना, तो वहां दोबारा से उस पर्ची को शामिल करके और वो उतनी संख्या करके तब ले लिया जाता है, तब कहा जाता है कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। अब मान लो किसी के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि जी मान लो वो 10 सेक्शन थे, उनमें से एक ए सेक्शन चुन लिया गया, अब वो ए लिख तो लिया, दोबारा से वो पर्ची फिर वापस डाल दी गई, लेकिन दोबारा भी फिर ए ही आ गया, तो क्या करें? तो कुछ मत करो, उसको ये तो चुना ही जा चुका, उस वाली जो वो जो एफर्ट था उसको नल मान लिया जाए, तो तीसरी बार कर लो जब तक कि कोई दूसरा चुना जाए। तो आप ऐसे कर सकते हैं, है ना।
हाँ ठीक विपिन। सर, थैंक यू जी जी, थैंक यू सर। ओके ओके ओके। आज की क्लास सर काफी अच्छी रही और जो ईक से भेली तक का सफरनामा रहा काफी डेप्थनेस में, थैंक यू बहुत ही हम प्रतियोगी छात्रों के लिए लाभप्रद है सर। थैंक यू थैंक यू। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आशुतोष जी। जीवन में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, मुझे लगता है कि आप किस प्रकार से के लोगों से जुड़े हुए हैं और आपका एटीट्यूड क्या है। तो अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो शिक्षा से जुड़ कितने आप शिक्षा से संबंधित लोगों से जुड़े हुए हैं और उसमें भी आपकी क्या अभिवृत्ति है, क्या माइंडसेट है शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का, क्या पॉजिटिविटी है या आप उसके तरह से जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, आपकी क्या सोच है। तो ये दो चीजें बहुत मायने रखती हैं। तो आप अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो जो मैं लोग वाला भाग कह रहा हूँ, तो एक बहुत ही अच्छी टीम डॉक्टर नितिन सर के नेतृत्व में जो काम कर रही है, आप देख सकते हैं कि रिसर्च के क्षेत्र में सर ने जिस प्रकार से गूढ़ता से विषय वस्तु को आपके समक्ष रखा है, शून्य से शिखर तक आपको जो है पूरा मार्गदर्शन प्रदान किया है। एक एक छोटे छोटे बिंदु को स्पष्ट करते हुए गूढ़ता के साथ जो प्रश्नों को हल करते हुए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी को शामिल करते हुए वास्तव में बहुत बेहतर ढंग से सर ने संपूर्ण इस कंटेंट को रखा है। आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि डॉक्टर नितिन सर का क्लास आपको करने को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर आज की बहुत ज्ञानवर्धक और हमेशा मार्गदर्शन प्रदान करने वाले डॉक्टर नितिन त्यागी सर को बहुत बहुत धन्यवाद। संपूर्ण बीएड विभाग बुंदेलखंड महाविद्यालय परिवार की ओर से सर का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से सर अपने अगाध ज्ञान से विद्यार्थियों को प्रकाशित करते रहें, विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देते रहें और विद्यार्थी जीवन में आगे बढ़ते रहें, सफल होते रहें, शिक्षा समाज में प्रसारित हो, हमारा देश आगे बढ़े। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नितिन। आप सभी को भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि। कल मिलते हैं। अब लगातार मेरे 3 दिन लेक्चर होंगे संडे तक, है ना? जी सर, जी सर, ठीक है। प्रणाम सर, प्रणाम। सलाम सर, शुभ रात्रि। सभी को नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।